अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीज़ा नावल में आपका वेलकम है। नावल नेम है मन माने ना बाय कानिता खतीजा। लास्ट एपिसोड। क्योंकि मैं ला इल्म था, हाइका ने कभी अपनी माँ के हवाले से मुझे कुछ बताया ही नहीं और जरताज का रवैया हाइका के साथ हमेशा से अच्छा था। वो हाइका से बहुत मोहब्बत करती थी और जहाँ तक बात रही हाइका के रवैये की, तो हाइका की इसकी माँ ब्रेन वॉश कर चुकी थी हमारे खिलाफ। वो हाइका जो हमारी शादी का सुनकर सबसे ज़्यादा खुश थी, वही हाइका अब ये समझती है कि मेरा और इसकी माँ का रिश्ता शायद ताहिरा की वजह से ख़त्म हुआ है। हाइका मुझसे नफरत करती है क्योंकि वो यही समझती है कि मैंने उसकी माँ को धोखा दिया है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अरसन अमीन की बात पर जबरान ने गहरी सांस भरी। मैं जानता हूँ जबरान कि मैं बहुत अच्छा बाप नहीं बन सका, मगर मैं हरगिज़ बुरा नहीं हूँ। उन्होंने सर नफ़ी में हिलाया। आपको हाइका को सारा से माफ़ी मांगने का नहीं कहना चाहिए था अंकल, वो भी तब जब आप इस बात से आशना थे कि इसने अपनी मदर को खोया है। शी लव हर सो मच। जबरान के कहने पर इनके चेहरे पर शर्मिंदगी दर आई। मैं जानता हूँ और ताउम्र इस पर अफसोस रहेगा मुझे। इनकी आवाज़ मध्यम हो गई थी। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, रात काफ़ी हो चुकी है। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद अपनी जगह से उठते वो बोले। बाकी सब भी अरसन अमीन की तलकीद में उठे थे। सारा और मेशम कोशिश कर रहे थे सारा और मैसम कोशिश करना कि तुम लोग अब यहाँ ना आओ, खास तौर पर तुम सारा। मैं मजीद तुम दोनों की वजह से अपने घर को ख़राब होते नहीं देख सकता। जबरान का लहजा हद दर्जा सख्त और सपाट था। फिक्र मत करो, ये नहीं आएंगे। ताहिरा बेगम सारा को गुस्सेली निगाहों से घूरती बोली। जबरान इन सबको बाहर तक छोड़े अंदर आया। पहला रुख बच्चों के कमरे की जानिब था। बच्चों का सोचकर ही इसका हाथ अपने माथे पर गया जो हल्का सा सूज गया था। धीमे से मुस्कुराए वह कमरे में दाखिल हुआ, मगर वहाँ दोनों को ना पाकर इसे झटका लगा। फौरन दौड़कर अपने कमरे की जानिब लगाई। दरवाज़ा खोला तो शौक के साथ साथ चेहरे पर सुकून की लहर भी दौड़ी। जहाँ आदम पेट के बल पूरे का पूरा हाइका पर सोया हुआ था, वहीं मईज इसके बाजू पर सर रखे अपनी टांग इसकी टांग पर रखे सोया हुआ था। जबरान ने मुस्कुरा कर इन्हें देखा। कमरे का दरवाज़ा बंद किए वो गेस्ट रूम में जा चुका था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। खुशबू में बसा वो चहचहाती आवाज़ में इन्हें विश किए डाइनिंग टेबल पर आया था, मगर जवाब में सिर्फ खामोशी का सामना करना पड़ा इसे। हाइका ने ज़ोर से अपना कॉफ़ी का मग टेबल पर पटका था। एक नज़र इन तीन संजीदा शक्लों पर डालता वो कंधे उचकाए अपना पराठा प्लेट में निकाल चुका था। नाश्ता किए इसकी नज़र अचानक वॉल क्लॉक पर गई। 9 बज गए। टाइम देखकर इसकी आंखें फैलीं। यार मई, 9 बज गए हैं, स्कूल नहीं जाना? जबरान ने मई से सवाल किया, मगर जवाब दिए बिना इस मज़े से नाश्ता किया था। मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, जवाब दो। जबरान ने दोबारा पूछा। एक संजीदा मगर गुस्सेली निगाह अपने बाप पर डाली वो दोबारा नाश्ते में मगन हो गया था। मम्मा नाश्ता कर लें, फिर हम पार्क भी जाएंगे। यहाँ बहुत बड़ा पार्क है और बहुत सारे झूले भी, बहुत मज़ा आएगा। मईस मुस्कुराकर हाइका से बोला तो जबरान को ज़ोरदार खांसी आई। इसने हैरत से हाइका को देखा, जिसने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। मम्मा, ये काया पलट कब हुई? जबरान ने हैरानगी से सवाल किया। एक बार फिर इसे कोई जवाब नहीं मिला। और सिर्फ हम तीनों जाएंगे, कोई अनजान नहीं। मईस ने नापसंदीदा निगाहों से जबरान को देखा, जिसे शौक लगा। मैं अनजान हूँ? जबरान ने शौक से अपनी जानिब उंगली की। फिर से कोई जवाब ना मिलने पर वो हाइका की जानिब मुड़ा। हाइका, मैं अनजान हूँ? जबरान ने अब की बार हाइका से पूछा। अपने बाप से कहो, मेरे मुंह ना लगे, वो गुस्से से बोली। कहने की जरूरत ही नहीं, सुन लिया है उन्होंने। मईस ने भी वहीं बैठे कंधे उचकाए। ये क्या चल रहा है? मसला क्या है? यूं क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो मुझे सब? जबरान को अब गुस्सा आने लगा था। जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोलो कुछ। आपने हमसे कुछ कहा? मईज ने मासूमियत से सवाल किया तो जबरान का दिमाग घूम गया। जी, आपसे कहा? क्या ड्रामा लगा रखा है ये? और किस बात पर मुंह बनाया हुआ है तुम तीनों ने? जबरान ने इन तीनों के चेहरों की जानिब इशारा किया था, मगर जवाब में फिर से खामोशी मिली, जिसने इसका दिमाग घुमा दिया था। क्या कोई मुझे जवाब देगा? जबरान की अब की बार आवाज़ ऊंची थी। हम अनजान लोगों से बात नहीं करते। एक बार फिर मईस बोला। ये क्या अनजान अनजान लगा रखा है? मैं बाप हूँ तुम्हारा? जबरान भड़का। आपने अपने रिश्तेदारों की वजह से हमारी मम्मा को घर छोड़ने का बोला तो हमारे लिए अनजान हुए? मईस ने ठहर ठहर कर बात मुकम्मल की थी। मैंने तुम्हारी माँ को कब घर छोड़ने को कहा?
जबरान का मुंह खुला का खुला रह गया इस इल्ज़ाम पर। बोलो, अब जवाब भी दो, मैं झूठों से बात नहीं करता। मईज़ ने कलस कर जवाब दिया। मैंने कब झूठ बोला? जबरान का ये शरीफ बच्चा आज इसका दिमाग घुमाने पर आया हुआ था। आप झूठे हैं। कल जब मम्मा ने खाला नानू की फैमिली को जाने को कहा तो आपने रोक दिया, और मम्मा ने जब कहा वो जा रही है तो आपने जाने दिया। झूठे, आपने हमारी मम्मा को घर से जाने को बोला, इसलिए अब हम आपसे बात नहीं करेंगे ना आदम। इसने सेरेलेक्स खाते आदम से सवाल किया, जिसने चम्मच उठा इसका साथ दिया। अब जबरान को तमाम कहानी समझ में आई। एक चोर निगाह अपनी बीवी पे डाली, जहां गुस्से से ज्यादा नाराजगी थी। बेगम ने हाथ प्यार और मोहब्बत से हाइका को पुकारा, जिसने शोला निगाहों से जबरान को घूरा। बेगम, बात तो सुने। शरीर लहजा अपनाया गया। बेगम, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अब इन बातों का मकसद? वैसे भी तुम कल रात ही मुझे बता चुके हो कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। हाइका ने सर झटका। ऐसा नहीं है। जबरान के लहजे में बेबसी दर आई। तो कैसा है? ऐसा ही है, वरना तुम इन्हें जाने को कहते। मुझे नहीं, वो गुस्से से बोली। हाइका, किसी वजह की बिना पर ही रोका था मैंने इन्हें। अच्छा, किस वजह की बिना पर? दोनों बाजू सीने पर बांधे इसने आंखें छोटी किए सवाल किया। वो मैं डांटा इन्हें। हाँ, मैं लड़ा तुम्हारे लिए, इनको सुनाई बहुत। और ऐसे कैसे मेरी बीवी के साथ ऐसा रवैया इख्तियार कर सकते हैं, और वो भी इसी के घर में? जबान लबों पर फेरे वो बोला, अच्छा ऐसा क्या? और मैं कैसे मान लूँ? ना तो मैं वहाँ थी और ना ही बच्चे। नसरीन थी माँ। बताइए नसरीन, क्या मैंने अंकल को नहीं कहा कि वो गलत है? मैंने तो सारा और मैसम को भी मना कर दिया कि मेरे घर ना आए वो। अब पूछ लो नसरीन से। बेशक। जबरान ने फौरन नसरीन को पुकारा। सच में? हाइका ने नसरीन को देखा। नसरीन, जिसका सर इस बात में हिलने को तैयार था, हाइका की वार्निंग पर फौरन इसने सर नफी में हिलाया। नहीं, मैं तो नहीं थी माँ। हाइका की वार्निंग कारआमद साबित हुई। नसरीन खड़े पैर मुकर गई। नसरीन? जबरान को झटका लगा। चले मम्मा, देखिए मैंने आदम का फेस साफ कर दिया है। मईज़ ने फक्रिया अंदाज में अपनी कारदगी के बारे में बताया। मेरा बेटा। हाइका ने इसका सर थपका। चलो हम तीनों पर जोर दिए। वो जबरान को जला देने वाली निगाहों से देखती वहां से निकली। यार, मैं बाप हूं तुम्हारा। जबरान अब बच्चों की जानिब मतवज्जा हुआ। मईज़ मुंह बनाता आगे बढ़ा। जबरान ने आदम की जानिब आंखें टपटपाए देखा। आदम मुस्कुराया, बाप की जानिब हाथ बढ़ाए। जबरान का सीना खुशी से फूला। इसने मोहब्बत से आदम को बाहों में उठाया। मगर ये क्या? अगले ही लम्हे आदम का मुक्का जबरान की आंख को सलामी दे चुका था। जबरान चिल्लाया, फौरन आदम को जमीन पर छोड़ा, जब गुस्सीली निगाहों से बाप को घूरा था। चलो आदम, हमारी मम्मा वेट कर रही है हमारा। आदम का हाथ थामे मईज़ बोला, माँ के कुछ लगते भूलो मत। मैं ना होता तो ये माँ भी ना होती। गजब खुदा का, कल की आई माँ की खातिर बरसों पुराना बाप छोड़ रहे हो। ये जो इतनी मम्मा मम्मा लगा रखी है ना, मेरी वजह से मिली है ये मम्मा। तुम ना शुक्र को ना शुक्री औलाद। जबरान इमोशनल होता ऊंची आवाज में चिल्लाया, मगर जबान को ब्रेक लगी जब सपाट चेहरा लिया हाइका को अपनी जानिब देख इसके हाथ पैर फूले। वो बेगम, वो मैं तो जबान को ताले लगे। जबरान के नज़दीक टेबल पर मौजूद अपना मोबाइल उठाए। हाइका ये जा वो जा थी। कब से रुकी हुई सांस जबरान की बहाल हुई। इसको अभी ना मनाया तो पूरी जिंदगी जलील होना पड़ेगा। जबरान, अकेला मत छोड़ इन दो गद्दारों मईज़ और आदम के साथ। खुद से बड़बड़ाए, वो भी इनके पीछे भागे। चले मम्मा। आदम को बेबी सीट पर बिठाया था हाइका ने। मईज़ भी इसके साथ ही पीछे बैठ चुका था। जब वो हाइका से बोला, सर हिलाए। हाइका ड्राइविंग सीट पर बरजुमान हुई। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही जबरान फ्रंट सीट संभाल चुका था। हाइका ने चौंक कर, जबकि मईज़ ने गुस्से से उसे देखा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मईज़ ने सवाल किया। क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? साथ जा रहा हूँ तुम लोगों के। जबरान ने तेजी से सीट बेल्ट बांधी। जी नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे। हम आपको कहीं नहीं लेकर जा रहे। मईज़ चटक कर बोला, तुमसे इजाज़त मांग कर जाऊंगा। जबरान ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। फजूल के ड्रामे मत करो जबरान, और गाड़ी से उतरो। बच्चों के पार्क में तुम्हारा कोई काम नहीं तो तुम्हारा भी नहीं है आइडिया। बच्चों को नसरीन के साथ भेज देते हैं, खुद मैं, मेरी बेगम और लॉन्ग ड्राइव क्या कह लें। जबरान के होठ मशरिक से मगरिब तक फैले। गाड़ी से उतरो फौरन। हाइका ने आंखों के इशारे किया। नहीं उतरूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जो जी में आए करके देख लो। दोनों पांव ऊपर उठाए इसे कस कर सीट बेल्ट थाम ली थी। इसकी जिद पर घुटने टेके वो गाड़ी स्टार्ट की रास्ते पर निकाल चुकी थी। तिरछी निगाह अपने शौहर पर डाली, जब फ्रंट मिरर में नजर आते मईज़ को बार बार जबान चढ़ाए जा रहा था, और मईज़ के माथे पर नन्हे बल मजीद गहरे होते जा रहे थे। सर झटके बमुश्किल हाइका ने अपनी मुस्कान रोकी थी। पार्क में
पार्क में दाखिल होते ही मईस हाइका की जानिब मुड़ा, जिसकी बाहों में आदम था जबकि जबरान पीछे ही था इसके। मैं झूले लेने जा रहा हूँ मम्मा, अगर ये आपको तंग करे तो मुझे बताइएगा, ओके। दोनों हाथ कमर पर टिकाए वो छोटी आंखों से जबरान को घूरता स्लाइड्स की जानिब भागा था। शोर मम्मा की जान, वो मुस्कुराई इसके पीछे ऊंची आवाज में बोली, मम्मा की जान। ये कल की ताज़ा ताज़ा औलाद मम्मा की जान बन गया और मैं कई माह पुराना शौहर अभी तक जाने जहां तक न बन सका, खुद गर्ज औरत। वो बड़बड़ाया मगर हाइका साफ सुन सकी। मुस्कुराहट दबाए वो आगे बढ़ी, जब जबरान भी साए की तरह इसके पीछे पीछे रहा। आदम को यूं ही गोद में लिए वो एक बेंच पर आके बैठी जहाँ सामने से मईस को बासानी खेलते वो देख सकती थी। जबरान भी साथ आन बैठा, गला खनकारे इसने हाइका को मतवज्जा करना चाहा, जिसने इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। बेगम, मीठा शरीर लहजा अपनाया गया मगर कोई जवाब नहीं। बेगम, वो मैं। इससे पहले जबरान कुछ बोल पाता आदम अपनी जबान में बिल्ली की जानिब इशारा किया और हाइका से बातें करना शुरू हो गया था। जबरान ने सब्र किया, कुछ लम्हों बाद वो खामोश हुआ। जबरान को अपनी बात कहने का मौका मिला। गला खनकारे दोबारा हाइका को अपनी जानिब मतवजा किया। बेगम, मैं कह रहा था। एक बार फिर आदम बोल उठा। इस बार इसने खुशी से चहकते गिलहरी की जानिब अपनी छोटी उंगली की, जिस पर हाइका इसे गिलहरी के बारे में बात करने लग गई थी। जबरान ने आंखें छोटी किए अपनी इस फितने सपूत को घूरा, जो शायद आज जानबूझकर इसके और इसकी बीवी के माबीन ताल्लुकात बेहतर नहीं होने दे रहा था। कुछ लम्हों बाद फिर से खामोश हुए। जबरान ने चंद लम्हे इंतजार किया। आदम कुछ ना बोला, बस मगन से आसमान को देखे गया। जबरान को फिर से मौका मिला। बेगम, में कह रहा था कि, और एक बार फिर खुशी से चीख मारे आदम ने आसमान पर उठते कौवे की जानिब उंगली उठाई। जबरान गुस्से पी कर रह गया। आदम इसे हाइका से बात करने का कोई मौका ही नहीं दे रहा था, मगर हद तो तब हुई जब जबरान ने हाइका का हाथ थामना चाहा, मगर आदम पहले ही इस हाथ पर अपना हाथ, छोटा हाथ, मजे से रख चुका था। यार, इसे तो दफा करो यहाँ से, वो गुस्से और बेबसी से चिल्लाया। हाइका सख्त निगाहों से जबरान को घूरा। गुस्से की आंख तो आंखों में भड़क उठी थी। घूरना बंद करो और इसे निकालो यहाँ से। वो जबरदस्ती हाइका की गोद से मचलते आदम को उठाता जमीन पर बिठाए खुद तेजी से हाइका के साथ चिपक कर बैठ चुका था। क्या हुआ मम्मा, क्या ये आपको तंग कर रहे हैं? मैं इस तेजी से वहां दौड़ आया। हाँ, कर रहा हूँ तंग, बीवी है मेरी, कर सकता हूँ तंग, तुम्हें क्या मसला है? जबरान इसे गुस्से पे बरसा। हाइका ने बार बार तेजी से आंखें मींचे इस शख्स को देखा जो इसकी खातिर अपनी सगी औलाद पर भड़क रहा था। बेशक वो गुस्सा न था, मगर इसकी खातिर, वो भी सगी औलाद पर। क्या वो इतनी अहम थी उसके लिए? आप मेरी मम्मा को ऐसे तंग नहीं कर सकते। चले मम्मा यहाँ से। मईस ने आगे बढ़कर इसका दूसरा हाथ थामा। जबरान ने निगाहें हटाई। इसने मईस को देखा जो इसकी खातिर अपने बाप से लड़ रहा था, सौतेली माँ की खातिर सबके बाप से लड़ रहा था। इसकी खातिर क्या वो वाकई इतनी अहम थी? क्या वाकई ये सब इसके लिए था? दुनिया में कोई ऐसा वजूद था जो इससे मोहब्बत का दावेदार था? हाँ, इन दोनों से पहले भी बहुत से लोग इससे मोहब्बत के दावेदार थे, इसकी नैनी, जैरी, ताहिरा बेगम, मगर कभी भी इसके दिल ने इनकी मोहब्बत को अपने लिए यूं महसूस ना किया जैसे अब कर रही थी। यूं जैसे इसके वजूद का गुम हिस्सा इसे मिल चुका हो, जैसे बरसों से अंगारों पर जलते दिल को ठंडक पहुंची हो। चले मम्मा, मेरी बीवी कहीं नहीं जा रही। अपने भाई को पकड़ो और बेटा तुम निकलो यहाँ से। जबरान मईस के हाथ से इसका हाथ निकाले दोनों हाथ थाम चुका था। हाइकक ने लब्बों पर मचलती मुस्कुराहट, आंखों में दराई नमी को छुपाया। मम्मा, बेगम, दोनों बाप बेटा इसके सर हो लिए। मईस, आदम के साथ जाओ, मैं ठीक हूँ। हाइका की जबान से अदा होने वाले लफ्जों पर जबरान का जी चाहा खुशी से झूम उठे। गर्दन अकड़ाए इसने दोनों बेटों को देखा जो माँ का कहना मानते बाप को घूरते वहां से निकल चुके थे। बेगम, जबरान ने मुस्कुराता इसकी करीब हुआ। अपनी जबान बंधी रखो तो बेहतर होगा। हाइका मसनूई गुस्से से भड़की। अब बस भी करो बेगम, मान जाओ ना। इसके कंधे पर सर रखे वो आंखें मूंदे बोला। जबरान की इस कदर नज़दीकी पर आज पहली बार हाइका जबरान पजल हुई थी। आज पहली बार दिल की धड़कनों को मुंतशिर पाया था। थूक निकले, गहरी सांस ले इसने तेज होती धड़कनों को काबू करना चाहा। तुम्हारा दिल, इसकी धड़कन बहुत तेज है। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जबरान ने फिक्रमंदी से इसके माथे पे हाथ रखा। हूँ। हाइका ने तेजी से सर इस बात में हिलाया। आर यू श्योर? जबरान के चेहरे पर मौजूद फिक्रमंदी के आसार मजीद गहरे हुए थे। मैं ठीक हूँ जबरान। इसका हाथ थामे माथे से हटाए मगर सांस खारिज किए मुस्कुराई और इसके कंधे पर सर रख दिया। पक्का? इसने सर हिलाया। हाइका, मुझे तुमसे बात करनी है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो बोला, अगर कल के हवाले से करनी है तो मत करना। हाइका ने नरमी से इनकार किया। करनी है, मगर इस हवाले से नहीं जो तुम सोच रही हो, तुम्हारी मदर के हवाले से।
तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की हाइका? मुझे बुलाया तो होता। नरमी से इसके बालों में हाथ चलाए वो बोला, क्या तुम आते? हाइका ने बेयकीनी से सवाल किया। बिल्कुल। हाइका ने मुस्कुराकर सर नफ़ी में हिलाया। तुम नहीं आते? मैं क्यों नहीं आता हाइका? जबरान ने नरमी से सवाल किया। क्योंकि वो तुम्हारी खाला अम्मी की सौतन थी। तुम क्यों आते? अपने हाथ में मौजूद इसके हाथ की उंगलियों से वो खेलने लगी। वो मेरी हाइका की माँ थी, मैं ज़रूर आता। मेरी हाइका? हाइका जबरान का दिल एक बार फिर जोरों से धड़का। मगर मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी। जिनकी थी वो नहीं आए। जबरान को इस आवाज़ में नमी महसूस हुई। काश कि तुम्हारी सूरत मैं होता। सर पीट दौड़ा चला था। वो मुस्कुरा के बोला तो हाइका हंस दी। जोरू का गुलाम, वो हंसकर बोली, सिर्फ अपनी जोरू का। मुस्कुरा कर इसके कान में सरगोशी की। हाइका मुस्कुराई। मुस्कुराते हुए सामने देखा, जहाँ बेंच पर बैठी दो लड़कियां इन्हें देखकर हंसी एक दूसरे के कान में सरगोशी कर रही थी। हाइका होश की दुनिया में लौटी, तेजी से जबरान से पीछे हुई। जबरान ने चौंक कर इसके संभल को देखा और फिर सामने बैठी दोनों लड़कियों को इन्हें स्माइल पास किए। वह हाइका के कंधे पर हाथ रखता इसे अपने करीब कर चुका था। दोबारा जबरान, वो देख रही है। हाइका मनमनाई। जबरान ने हैरत से अपनी बीवी को देखा। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं दिख रहा? मेरी लेडी दबंग छुई मुई लड़की कब से बनी? जबरान की बात पर हाइका ने उसे गुस्से से देखा, जिस पर वो दिल खोल कर हंस दिया था। देखने दो इन्हें और सोचने दो ऐसा कौन सा अमल कर दिया इस आम सी लड़की ने, जो ये शहजादों जैसी आन बान रखने वाला लड़का यूं इसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका है। अपने दिल पर हाथ रखे वो एक अदा से बोला, क्या तुमने अभी अभी मुझसे इजहार मोहब्बत किया है? हाइका ने इसका मजाक उड़ाना चाहा। हाँ किया है। कहो तो पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दूं? जबरान की आंखों में जलती मोहब्बत की रोशनी पर हाइका शौक हुई। मैं मजाक कर रही थी, मगर मैं नहीं कर रहा। इसके गाल को हल्के से छुआ। जबरान ने हाइका के गालों का रंग तेजी से बदला। कि तुमने लड़का किसको कहा? अंकल हो पूरे के पूरे। और शहजादे कब से बन गए तुम? बात बदली हाइका ने। इसके बाद बदलने पर जबरान सर झुकाए हंस दिया। बदतमीज इंसान। हाइका मुंह बनाया इसके शाने पर मुक्का जड़ा था। जबरान की हंसी मजीद गहरी हुई। जबरान, वो चिल्लाई। जी बेगम। इतनी ही मोहब्बत से सवाल हुआ। बहुत बदतमीज हो तुम, वो मुंह बनाए बोली। कितना बदतमीज? इसके कान में सरगोशुनुमा अंदाज में सवाल किया। जबरान, अब मार खाओगे तुम? वो गुस्से से चिल्लाई। हाँ, कैसी बीवी हो तुम? इतनी मोहब्बत करने वाले शौहर पर हाथ उठाओगी? चाचा। हाय का बेगम, निहायत अफसोस की बात है वैसे। इस अफसोस से सर नफ़ी में हिलाया, मगर होठों पर मचलती मुस्कुराहट कायम दायम रही। मम्मा, आदम को मना करें, मुझे तंग कर रहा है। हाइका कोई जवाब देती इससे पहले मरीज ने इसे पुकारा। हाइका ने मरीज की जानिब देखा, जो स्लाइड्स पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर आदम ने जोर से इसका पाँव थाम रखा था। बात नहीं करना तुम मुझसे। जबरान को उंगली दिखाए वो गुस्से से वहां से जा चुकी थी। अरे बेगम, बेगम बात तो सुनिए। बेगम जाने जहां, वो ऊंची आवाज में मुस्कुरा कर बोला। सामने बेंच पर बैठी दोनों लड़कियां हाइका के पास से गुजरती खिलखिला कर हंस दी। हाइका ने मुड़कर गुस्सेली निगाहों से जबरान को घूरा, जिसने एक आंख दबाए इससे मन चली मुस्कुराहट से नवाजा था। कमीना। बड़बड़ाती वो दोनों बच्चों की जानिब बढ़ी थी। पूरा दिन साथ गुजारे। मगरिब के वक्त इनकी घर वापसी हुई थी। हाइका ने गाड़ी से उतरना चाहा, मगर जबरान इसे रोक चुका था। यहीं रहना, बाहर मत आना। वैसे मना किए दोनों बच्चों को साथ लिए अंदर जा चुका था। हाइका गाड़ी में बैठी इसी का इंतजार करने लगी। 5 मिनट बाद वापस आता गाड़ी बाहर को निकाल चुका था। हम कहाँ जा रहे हैं? और बच्चे? हाइका एकदम चौंकी। लॉन्ग ड्राइव पर। और बच्चे नसरीन संभालेगी। मज़े से गाड़ी ड्राइव किए वो बोला। मगर फिर भी बच्चों को यूं अकेला छोड़ना, पहले भी तो छोड़ा है। पहले की बात और थी, तब तुम्हारे और रिश्तेदार आ जाते थे। इशारा सारा और मैसम की जानिब था। तुम्हारा मतलब तुम्हारे भाई बहन? जबरान ने मुस्कुरा कर पूछा। मेरा मतलब है तुम्हारे कज़न। हाइका का लहजा एकदम बदला। अगर वो तुम्हारी कुछ नहीं तो मेरी भी नहीं। इसकी जानिब झुके वो मज़े से बोला। बात सुनो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? होश में हो? कहीं पीवी तो नहीं रखी? सुबह से बहकी बहकी बातें किए जा रहे हो। हाइका ने मशकूक निगाहों से उसे देखा। बहक तो गए हैं, मगर अब आपके इश्क के खुमार में। एक बार फिर वो इसकी जानिब झुका। तमीज से गाड़ी चलाओ। हाइका ने सड़क की जानिब उंगली की, जिस पर शराफत का मुजाहरा किए जबरान ने गाड़ी चलाई थी। थोड़ी देर बाद वह एक आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोक चुका था। अपना ऑर्डर दिए वो दोनों सबसे आखिर में मौजूद ग्लास वॉल के साथ ही टेबल पर आ बैठे। इधर उधर की बातें किए इनका ऑर्डर आ चुका था। हाइका आइसक्रीम खाने में मगन थी जब जबरान ने गला खनकारते से मतवजा किया। हमें बात करनी है हाइका। इसकी बात का आगाज़ हुआ। हम तब से बात ही तो कर रहे हैं जबरान। मुस्कुरा कर इसने आइसक्रीम का चम्मच लबों से लगाया।
हमें कल रात के हवाले से बात करनी है हाइका। हाइका ने चौंक कर इसे देखा। कोई जवाब दिए बिना इस अपनी जगह से उठी। वो वहां से जाने को थी कि जबरान इसकी कलाई थामी। प्लीज़ हाइका, मैंने कहा था मुझे इस हवाले से कोई बात नहीं करनी। मुझे इन लोगों से जुड़ी किसी बात का तस्करा ही नहीं चाहिए। हाइका की आंखें नम हुई। और अगर मैं कहूँ इसका ताल्लुक हमसे है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ हाइका। हमारे इस रिश्ते को मुकम्मल ईमानदारी और मोहब्बत से निभाना चाहता हूँ, मगर इसके लिए तुम्हारा मुझ पर भरोसा करना ज़रूरी है हाइका। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माजी मुझसे शेयर करो ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल संवारने की वजह मैं बन सकूँ। तुम्हारे डैड ने तुम्हारा माजी मुझसे शेयर किया है, मगर मुझे इस पर यकीन नहीं। तुम्हारी माजी की ज़िंदगी में एक लंबा अरसा वो शामिल नहीं थे। ऐसे में कुछ उन्होंने मुझसे शेयर किया, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। बताओ हाइका, करोगी ना भरोसा मुझ पर? जबरान ने मान से सवाल किया। मुश्किल है। लबों पर जबान फेरे वो नजरें चुराई बोली। नामुमकिन तो नहीं। जबरान मुस्कुराया। जबरान इसे अरसम अमीन की कहा सुनाई गई कहानी हुर्फ बहुर्फ सुना चुका था। हाइका के लबों पर मुस्कुराहट मचली। इसमें जरा सा भी झूठ शामिल नहीं है जबरान। डैड ने कहा सच कहा। मेरी मम्मा वाकई में एक ज़हनी मरीज़ा थी, मेरे बाप की खुशियों की दुश्मन। ये भी सच है मेरी मम्मा ने ब्रेन वॉश किया था मुझे, वही थी जिनकी वजह से मुझे तुम्हारी खाला अम्मी से नफरत होने लगी। मैंने अपनी हैप्पी फैमिली का कातिल समझने लगी। ना वो एक अच्छी औरत थी, ना अच्छी बीवी और ना ही अच्छी माँ। फिर भी तुमने इन्हें चुना। अपने डैड पर क्यों हाइका? मोहब्बत। मैं इन दोनों से बहुत मोहब्बत करती थी जबरान। डैड को अपनी खुशी मिल चुकी थी, वो खुश थे, मगर मम्मा, इनके पास मेरे अलावा कोई नहीं था। जबरान में इन्हें कैसे छोड़ सकती थी? हाइका के सवाल पर जबरान की जबान कुछ भी ना बोल सकी। जबरान की आंखों में क्या कुछ ना था। अपनी बीवी के लिए मोहब्बत, मान, सब जज्बात थे। तुम्हारी मदर तुम्हें मारती थी हाइका, तुमने अपने डैड को क्यों नहीं बताया? जबरान के सवाल पर वो माजी की याद में जा पहुंची। मम्मा, हाइका ने रोती हुई माँ को पुकारा। हाइका मेरी जान, आई एम सॉरी मम्मा का बच्चा, मम्मा ने तुम्हें फिर से मारा, मगर मैं क्या करूँ हाइका, मैं नहीं रख पाती खुद पर कंट्रोल। तुम अपने बाप को मत बताना हाइका, वो छीन लेगा तुम्हें मुझसे। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती। जरताज हाइका को जोर से खुद में बीत चुकी थी। नो मम्मा, मैं डैड को नहीं बताऊंगी, आप मत रोइए। हाइका ने मोहब्बत से जरताज के आंसू साफ किए थे। मेरी जान, जरताज इसे गले लगा चुकी थी। तुम्हें अपने डैड को बताना चाहिए था हाइका, वो मुझे ले जाते जबरान, मैं मम्मा को नहीं छोड़ सकती थी। हाइका ने कंधे उचकाए। अब चले? चंद लम्हे मजीद बातें करने के बाद हाइका बोली। जबरान ने सर हिलाया। पेमेंट किए वो दोनों बच्चों के लिए आइसक्रीम लिए घर को रवाना हुए। तुम ऐसा करो, ये लेकर जाओ, मैं भी आया। इसे आइसक्रीम थमाई जबरान ने कहा। तुम कहाँ चले? हाइका ने चौंक कर सवाल किया। ऑफिस का अर्जेंट काम है, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, जबरान ने जवाब दिया। इस वक्त? हाइका ने घड़ी को देखा, जा ईशा का वक्त हो चुका था। हाँ ज़रूरी है, फिक्र मत करो, 11 बजे से पहले आ जाऊंगा, जबरान ने इसे तसल्ली दी। ध्यान से जाना। हाइका की फिक्र पे मुस्कुरा दिया। तुम दुआ करना, हंसकर बोलता हुआ गाड़ी रिवर्स किए जा चुका था। मुस्कुराए हाइका ने सर नफ़ी में हिलाया और अंदर कदम बढ़ाए। मम्मा क्या हो गया, आप क्यों इग्नोर कर रही है आप मुझे? सारा ने सवाल किया। ताहिरा बेगम का इग्नोर करना इसे बुरी तरह खल रहा था। जैसे तुम वजह नहीं जानती। मुझे सच बताओ सारा, इन माँ बेटी के दरमियान में लड़ाई सारा इन बाप बेटी के दरमियान में लड़ाई दिलवा कर कौन सी खुशी मिलती है तुम्हें? मसला क्या है तुम्हारा हाइका से? वो इस पर बरसी। पहले तो आप मुझे बताइए, आपकी सगी औलाद कौन है, मैं या वो हाइका? जब देखे हाइका हाइका, तंग आ गई हूँ मैं से। सारा, अस्सलाम वालेकुम, जबरान ने सलाम लिया। वालेकुम अस्सलाम। जबरान तुम यहाँ इस वक्त? हाइका और बच्चे साथ आए हैं? ताहिरा बेगम ने फौरन पीछे निगाह दौड़ाई। नहीं, अकेला आया हूँ। अंकल घर पर है? इसने सवाल किया। हाँ, अपने रूम में है वो, बात करनी है इनसे मुझे। आप भी साथ आइए। सारा पर नापसंदीदा निगाह डाले वो इन्हें पीछे आने का इशारा किए। आगे बढ़ा। तुम्हारा दिमाग तो मैं आकर ठिकाने लगाती हूँ। वो सारा को घूरती कमरे की जानिब चल दी। जबरान तुम यहाँ? अरसन अमीन इसे वहाँ पाकर चौंके। जी अंकल, मैं यहाँ एक ज़रूरी बात करनी है आपसे। वो इनके सामने निशत संभाल चुका था। क्या बात? बात क्या, बस ये समझ ले कि रियलिटी चेक करने आया हूँ आपको। इसके चेहरे के तासरात हर दर्जा संजीदा थे। हाँ, मैं बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। कॉल पर बात की इसने गाड़ी मैसमवाला के बाहर रोकी थी। हाइका को एक मेजर इवेंट ऑर्गेनाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस हवाले से
डिज़ाइन की एक अहम फाइल थी जो मैसम वाला में छोड़ आई थी वो, अब वो लेने वह वहाँ मौजूद थी। जबरान की जाते ही से वानिया की कॉल आई थी। वो इस वक्त यहाँ आना नहीं चाहती थी बच्चों को छोड़कर, मगर वो इस पार्टी को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। सुबह सवेरे इसकी मीटिंग थी और रोड बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो पहले मैसम वाला आकर मीटिंग अटेंड करने जाती तो देर हो जाती, इसीलिए इस वक्त वो फाइल लेने आ पहुंची थी। मगर ड्राइवर ड्राइवे में मौजूद जबरान की गाड़ी देखकर वो चौंकी। जबरान को तो ऑफिस में एक अहम काम था ना, तो इसकी गाड़ी यहाँ? क्या वो इससे कुछ छुपा रहा था? मगर क्या क्या जबरान आया है? इसने चौकीदार से सवाल किया, जिसने सर इस बात में हिलाए। जवाब दिया। वो ओह भवें चुकाए वो अंदर दाखिल हुई। पहला सामना सारा से हुआ, जिसे देखकर वो मुस्कुराई और अपना गाल खुजाए इसे चिढ़ाया। सारा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। इसने अपने इस गाल पर हाथ रखा जहाँ हाइका ने 2 बार इसे थप्पड़ मारे थे। अपने कमरे में दाखिल हुआ हाइका के लबों को मुस्कुराहट नहीं छुआ। इसके जाने के बाद कभी कमरा वैसा ही था, हर शय अपनी जगह पर मौजूद थी। कबर्ड की ड्रॉर्स में से फाइल निकाले वो कमरे से बाहर निकली। इरादा अब सीधा घर जाने का था, मगर तहज्जुद के मारे इसने वहां मौजूद नौकरानी को मुखातिब किया। सुनो, जबरान सर कहाँ हैं? सारा को नज़रअंदाज की इसने सवाल किया। वो अरसम सर के रूम में है, आम लहजे में इसने जवाब दिया। सर हिलाया। हाइका इनके कमरे की जानी पड़ी थी, मगर जो अल्फाज इसे सुनने को मिले थे इसके कदम जमीन पर जम से गए थे। सर झुकाए जबरान ने गहरी सांस खींची और सर नफी में हिलाया। आप और जुल्करनैन दोनों ही इससे मोहब्बत के दावेदार थे। दोनों ने एक अरसा इसके साथ गुजारा। एक आप वो जो इसके बाप के अहदे पे फाइज है, हाइका की इस दुनिया में आने की वजह है, और दूसरा वो इसके साथ दुनिया के सबसे खूबसूरत ताल्लुक में था, जो शादी से 4 साल पहले से इसे जानता था। मगर फिर भी आप दोनों इसे समझ ही न पाए, नहीं समझ पाए इसकी साइकी को, समझ नहीं पाए वो मोहब्बत और वक्त की तरसी हुई है। चले जुल्करनैन को दफा करें, मगर आप बाप थे इसके, बाप ना सही एक साइकाइट्रिस्ट होकर भी इसके दिमागी हालत को समझ नहीं पाए। ठीक है, मान लिया कि हाइका की मदर एक बुरी औरत थी, मगर अच्छे बाप तो आप भी नहीं बन सके। जब इसके लहजे में कड़वाहट दराई थी। जबरान? क्या जबरान? खाला अम्मी, हाइका को मेरी जिंदगी में आए चंद माह हुए, मैं इसे समझ गया। अरे मुझे छोड़े, मेरे बच्चे समझ गए। 1.5 साल का आदम समझ गया कि जिस चीज़ की इसे ज़रूरत है वो अपनों को वक्त और मोहब्बत। हम समझ गए, मगर ये नहीं समझ पाए वो, और रिश्ता क्या है इनका? खुद को बाप कहते हैं इसका। नजर ताहिरा बेगम पर जबकि उंगली अरसन अमीन पर उठाई थी इसने। डॉक्टर अरसन अमीन इस शहर के सबसे बड़े नायाब और मायानाज साइकाइट्रिस्ट, जिनकी अपनी बेटी मेंटली तौर पर स्टेल नहीं, आप अपनी औलाद को समझ नहीं पाए तो दूसरों का क्या खाक इलाज किया होगा आपने? 6 साल वो इस घर में इस छत तले आपके साथ रही, मगर कभी जानने की कोशिश की वो किस करब किस तकलीफ में मुब्तला थी? कितने आराम से अपने हाइका की दिमागी हालत का तमाम मलबा आपने अपनी बीवी पे डाल दिया। एक पल को ये ना सोचा कि आप भी इतने ही कसरवार थे। मैं बताऊं असलियत क्या है? ये जो आप सबके सामने कहते हैं ना कि हाइका आपकी औलाद है, आप इससे मोहब्बत करते हैं, सब झूठ है। कोई मोहब्बत नहीं है आपको इससे, होगी भी क्यों? ज़बरदस्ती की मसलत की हुई बीवी से होने वाली औलाद से कौन सा मर्द मोहब्बत करता है? वो तंजिया हंसा। ये सच नहीं है। इनकी आवाज़ ऊंची हुई। आवाज़ ऊंची कर देने से सच बदल नहीं जाएगा, और सच यही है, आपने कभी हाइका को अपनी औलाद नहीं समझा। आपने हमेशा इसे पहले जरताज आंटी की बेटी समझा, फिर अपनी जरताज आंटी का बदला आपने हाइका से लिया। अपने भांजे की ज़बान बंद कराओ, बकवास किए जा रहा है ये, वो ताहिरा बेगम से बोले। जबरान, तुम जानते भी हो तुम क्या बोले जा रहे हो? ताहिरा बेगम ने इसे झड़का। मुझे अच्छे से मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और आप भी जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। वो तंज़िया अंदाज में मुस्कुराया। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? 6 साल अंकल, 6 साल आपकी बेटी आपके पास रही। जब वो आपके पास आई तो अपनी मोहब्बत, अपना बच्चा सब खोकर आई थी। तब क्या किया आपने? क्या आपने बढ़कर उसे गले लगाया, इसे दिलासा दिया? आप ही इसके साथ थे। अगर यही इसकी जगह सारा होती तो? सारा को बीच में मत लाओ जबरान, जुल्करनैन हाइका की पसंद था। मैंने इसे वार्न किया था कि वह अच्छा इंसान नहीं, मगर तब इस पर मोहब्बत का भूत सवार था। इसने अपना किया भुगता। सारा के जिक्र पर वो भड़के। जबरान हंस दिया। तंज़िया हंसी। जुल्करनैन एक अच्छा शख्स नहीं था। आपने हाइका को वार्न किया था? सीरियसली वार्न किया था? एक शख्स जो आपकी बेटी के काबिल नहीं, इस पर आपने अपनी बेटी को सिर्फ वार्न किया, इसे रोका नहीं कि मत करो इस इंसान से शादी। अगर हाइका की जगह सारा होती तब भी आप सिर्फ वार्न करते, सारा को रोकते नहीं। जबरान ने अफसोस से नहीं देखा।
इस खबर पर ताहिरा बेगम ने भी हैरानगी से अपने शौहर को देखा। वो जानते थे वो गलत है, मगर एतराफ़ नहीं कर रहे थे। मैंने इसे रोकने की कोशिश की थी, मगर तब वो अपनी माँ की बातों के ज़ेरे असर थी। इसे लगता था कि मैं इसके साथ मनसफ नहीं। और ये बात तुम बार बार सारा को बीच में लाकर साबित क्या करना चाहते हो? वो गुस्से से बोली। मैं सारा को बीच में नहीं ला रहा, इसे हमेशा आप लाए हैं। 9 साल से लेकर 15 साल की हाइका की बर्थडे पार्टी पर ना जाने की वजह से हमेशा वही होती रही है। सीरियसली, बर्थडे पार्टी? हाइका ने क्या ऑल फुल बकवास की है तुमसे? तुम जानते भी हो इस बर्थडे पार्टी पर ना जाने की वजह सारा बुखार से तड़प रही थी, मर जाती वो। हर साल बुखार हो जाता है आपकी सारा को? नहीं, हर साल ऐसा नहीं था। कभी सारा को प्लेलैंड ले जाना तो कभी सारा आपके साथ सोने की जिद करती, कभी इससे मैकडॉनल्ड्स जाना होता, कभी कुछ। और आप हर बार इसकी बातें मानकर हाइका को नज़रअंदाज कर देते। आपने हमेशा सारा को हाइका पर तरजीह दी, और देते भी क्यों ना। आपकी महबूब बीवी की औलाद जो ठहरी, हाइका कौन थी? एक ज़बरदस्ती मसलत की गई औरत के बातन से पैदा होने वाली औलाद। मुझे तो शक है कि आपने कभी इसे अपनी औलाद माना भी है कि नहीं। जबरान? वो धाड़े। क्या जबरान? अरे सारा तो बस एक बार बीमार हुई, मरी नहीं वो। और आपकी पूरी दुनिया लूटने को थी, और वो जो इतने सालों से रोज़ मर रही थी, इसका कभी ख्याल नहीं आया जहन में? कभी सोचा वो किस अजियत किस तकलीफ में होगी? क्या कुछ नहीं खोया इसने अपनी ज़िंदगी में? आप जानते थे कि आपकी बीवी पागल है, मगर फिर भी आपने अपनी बेटी को इस औरत के पास रहने दिया। वह हाइका को मारती पीटती, मगर आपको खबर ना हुई। कैसे ना हुई? आप इससे ला इल्म नहीं थे क्या? हाइका ने कुछ बताया नहीं आपसे, इसलिए ला इल्म रहे, क्योंकि आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। कोशिश करनी ही क्यों थी? आप तो खुश थे ना अपनी बीवी और बच्चों के साथ। तो हाइका का क्या? वो जिए मरे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक ही तो कह रहा हूँ ना मैं। उसने गहरी सांस भरी। इसे कभी आपसे इसलिए नफरत नहीं की कि आपने इसकी माँ को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। आप दोनों की शादी से इसे कोई मसला नहीं था, अगर था भी तो वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हो गया था। इसे बस आपसे एक शिकायत थी, आपने कभी इसे वक्त क्यों नहीं दिया? बस इतनी सी शिकायत थी इसे, मगर इसकी शिकायत को दूर करने के बजाय आपने अपना आप इससे दूर कर दिया। और जानते हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ द बात यह है कि इतना कुछ सहने के बाद भी इसकी आजमाइश ख़त्म नहीं हुई। जबरान की आंखों में नमी दर आई। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, कोई कुछ ना बोला। हाइका को बच्चे की ख्वाहिश है, वो औलाद चाहती है। इसके लिए अपनी सिगरेट नोशी जैसी है बुरी आदत भी तर्क कर दी इसने। वो बहुत एक्साइटेड है इसको लेकर। हम डॉक्टर के पास गए, कुछ टेस्ट करवाने को कहा डॉक्टर ने, और आप जानते हैं वहाँ मुझे क्या मालूम हुआ कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। फर्स्ट मिसकैरेज के वक्त वो अपनी माँ बनने की सलाहियत खो चुकी थी। ये खबर मुझे इसके एक्स हस्बैंड ने दी थी। मैंने इस शख्स पर यकीन ना किया, कुछ बैद ना था कि वो झूठा होता। बाद में इसकी सालगिरह वाले दिन रिपोर्ट्स मिली, मुझे इसमें भी यही आया। मुझे फिर से तसल्ली ना हुई। इसकी डॉक्टर से खुद पर्सनली मिलने गया, लैब से मालूम करवाया, सबका जवाब एक ही था। अब इसे ये खबर देनी है मुझे। हिम्मत नहीं पड़ रही मेरी। कैसे बताऊंगा इसे, और क्या बताऊंगा इसे? इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ी खुशी थी ये। वो तो यहाँ से भी खाली रहे हाथ रह गई। न माँ बाप का प्यार मिला, ना औलाद की खुशी, कुछ नहीं मिला इसे। मैं मोहब्बत करता हूँ इससे, मगर क्या सिर्फ मेरी मोहब्बत इसे खालीपन को भर देगी? मैं क्या करूँ अब? सर हाथों में गिरा, वो बेबसी से बोला। आप आगाह थे इस सच से? इसने दोनों मियाँ बीवी से सवाल किया। दोनों के सर नफ़ी में हिले। भी हाँ, आगाही आती भी कैसे? आप तो इसको हॉस्पिटल में देखने तक नहीं गए थे, बस डिस्चार्ज करवा कर ले आए थे। इसके डॉक्टर से कोई सवाल जवाब किए बिना। किस किस्म के बाप हैं आप? जबरान का जी चाहा वो चिल्ला उठे। कुछ गिरने की आवाज़ पर सर उठाए, दरवाजे की जानिब देखा। सामने खड़ी हाइका को देखकर वो चौंक उठा। हाइका? इसके लब हिले। हाइका के हाथ में मौजूद फाइल ज़मीन पर गिरी थी, कदम ज़मीन पर जम गए थे, अगले गले में उभरती गिल्ट मादू हुई थी। हाइका, मैं मां नहीं बन सकती? कभी नहीं। हाइका की लब हिले, होठों पर तल्ख मुस्कुराहट दर आई। लब कुचले इसने द कदम पीछे को उठाए। हाइका, लिसन टू मी। सुनने को कुछ बचा ही कहाँ है जबरान? वो हंसी, मगर इसमें मौजूद दर्द वहाँ मौजूद हर नफ्स में महसूस किया। तेजी से फाइल उठाए वो उल्टे कदम बाहर को भागी। हाइका, जबरान ने इसके पीछे लपका। ये अब आपकी बीवी को कौन सा दौरा पड़ गया है? सारा इसे यूं तेजी से भागते देख मुंह बनाई बोली। अपनी जबान को लगाम डालना सीख लो सारा, वरना काट डालूंगा। इसे उंगली उठाए जबरान तेजी से हाइका की जानिब भागा।
हाइका मेरी बात सुनो, रुको। घर में इसके पीछे दाखिल होते जबरान इसका रास्ता रोक चुका था। बच्चे सो चुके हैं, जबरान शोर की आवाज़ से उठ जाएंगे। इस वक्त कोई तमाशा नहीं चाहती मैं, प्लीज़। निगाहें चुराए हाइका बोली। हाइका प्लीज़ जबरान, इस पर कल बात करेंगे। इसकी रंधी आवाज़ महसूस किए जबरान ना चाहते हुए भी सर इस बात में हिलाया। तुम कहाँ जा रही हो? इसे गेस्ट रूम की जानिब बढ़ते देख जबरान ने इसकी कलाई थामी। आज की रात अकेले रहना चाहती हूँ। इसका हाथ अपनी कलाई से हटाए वो जवाब देती गेस्ट रूम में बंद हो गई थी। लब कुचले बालों में हाथ फेरे जबरान ने अपने कमरे की जानिब राह ली। वो इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, मगर जानता था वो यह वक्त अकेले रहकर गुजारना चाहती थी। दरवाज़ा बंद किए बेड पर बैठे वो फुट फुट कर रो दी। बस सबसे मजबूत हाइका, स्ट्रॉन्ग गर्ल। एक लम्हे में तमाम बहादुरी हवा हुई थी। इसका चेहरा रोने की शिद्दत से सुर्ख हो चुका था। एकदम दिल में तलब जागी। साइड ड्रॉ से सिगरेट की वो डिब्बी निकाली जो वो यहाँ कभी छुपा चुकी थी। सिगरेट पर सिगरेट सिलगाए अपने अंदर का गम कम करने की हद दर्जे कोशिश की थी इसने। वो रात हाइका की गुजरी रातों में से एक भारी रात थी। अगर वो पूरी रात इसने जाग कर गुजारी थी तो नींद जबरान की आंखों से भी कोसों दूर थी। घड़ी पर निगाहें जमाए से सुबह होने का इंतजार था। वॉल क्लॉक पर निगाह डाली, गहरी सांस खींच किए जबरान ने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खटखटाया था, मगर कोई जवाब ना मिला था उसे। मईज़ और आदम दोनों ने हाइका की गैर मौजूदगी को महसूस किया था। नाश्ते की मेज़ पर जबरान दोनों बच्चों को बहला फुसला चुका था। मईज़ को स्कूल भेजे वो आदम नसरीन के हवाले किया, अब यहाँ मौजूद था। एक बार, दो बार, लगातार कई बार इसने दरवाज़ा खटखटाया था। हाइका, हाइका दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ जबरान। जबरान ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया, मगर जवाब ना मिलने पर इसके माथे पर बल दर आए। साथ ही साथ परेशानी भी लाहिक हुई। मास्टर की से दरवाज़ा खोले वो कमरे में दाखिल हुआ तो सिगरेट की धुएं ने इसे खुशामिद कहा। जबरान को तेज़ खांसी ने आ घेरा। नाक पर हाथ रखे इसने जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की थी। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। हाइका, इसकी निगाहों ने हाइका को तलाशना चाहा जो बेड की दूसरी जानिब ज़मीन पर बैठी से नजर आई। जबरान तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा। पैरों आती अध जली सिगरेट देखकर इसकी आंखों में कर्ब दर आया। वो हाइका के सामने जा बैठा। जबरान अपना हाथ आगे किए इसके कंधे पर रखा, सर उठाया, हाइका से देखा। जबरान की आंखें फैली थी। इसने खौफ से हाइका की सुर्ख आंखें, अंगारे निगाहों को देखा। वो पूरी रात नहीं सोई थी। हाइका, जबरान ने इसकी आंखों के नीचे हाथ रखा। हाइका की आंखें फिर से भीग गई। जबरान की सीने से लगी वो फूट फूट कर रो दी। इससे खुद में बीचे जबरान ने इसके बालों में हाथ फेरा था, साथ ही साथ खुद को सलवती भी सुनाई डाली। क्या जरूरत थी इसे हाइका को अकेले छोड़ने की? अपनी जानिब से जबरान ने इसे वक्त देने का सोचा, मगर ये सोच उल्टी पड़ गई थी। नहीं खाला अम्मी, कुछ खा पी नहीं रही वो, ना कमरे से बाहर निकल रही है। आप प्लीज़ आ जाइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लाउंज में यहाँ से वहाँ टहलते वो ताहिरा बेगम से बोला। बेबसी से इसके चेहरे से आया थी। सारी गलती मेरी है, मुझे इसे यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। एक नंबर का डफर हूँ मैं। जबरान ने एक बार फिर खुद को कोसा। अब बस बेचैनी से इंतज़ार था तो ताहिरा बेगम का जिन्हें कॉल किए वो जल्द से जल्द आने की तारीद कर चुका था। अभी भी परेशानी निगाहें कमरे की जानिब उठती। एक बार फिर हिम्मत किए वो नाश्ते की प्लेट पे हाथ लिए कमरे में दाखिल हुआ था। बेड पर बैठी हाइका किसी और ही जहाँ को पहुंची हुई थी। खाने की प्लेट हाथ में थामे जबरान इसके बराबर जा बैठा था। हाइका, खाना खा लो। खुद लुकमा बना इसके करीब किया। मुझे भूख नहीं, वो मुँह दूसरी जानिब मोड़े बोली, धीमी आवाज़ में बोली। प्लीज़ हाइका, थोड़ा सा खा लो। हाइका का सर नफ़ी में हिला। हाइका, बस थोड़ा सा। कहा ना भूख नहीं है, क्यों सर पर सवार हो रही हो मेरे? दफा हो जाओ यहाँ से। झटके से प्लेट को हाथ मारे वो चिल्लाई, जबकि प्लेट ज़मीन बोस हो चुकी थी। हाइका, शिद्दत निगाहों से जबरान ने सेंक देखा जिसकी आंखों में आग शोले भड़क रहे थे। जाओ। वो इस कदर जोर से चिल्लाई कि घर में दाखिल होती ताहिरा बेगम ठटकी थी इसकी आवाज़ पर। हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाए वो तेज़ी से गेस्ट रूम में दाखिल हुई थी। नज़र बेड पर मौजूद हिचकोले खाते हाइका के वजूद पर पड़ी और साथ ही पास जबरान को खड़ा पा आया जिसकी आंखों में ना चाहते हुए भी शिकवा दर आया था। जबरान, ताहिरा बेगम ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखा था। तुम जाओ बाहर। इशारे से इसे बाहर जाने का कहा, जिस पर बददिली से सर झुकाए हिलाए वो जा चुका था। ताहिरा बेगम अब जबरान की जगह पर जा बैठी थी। हाइका, ये सब क्या है और ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? ताहिरा बेगम ने आराम वो प्यार से इसके बालों में हाथ फेरा था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी हालत पर हंसी आई है? घुटनों पर से सर उठाए इसने सर्द दो सपाट निगाहों से इन्हें देखा। ऐसा कुछ नहीं हाइका, उन्होंने नरमी से इसके इल्ज़ाम की नफ़ी की। तो फिर यहाँ आने की वजह हमदर्दी जताने आई है, अफसोस करने आई है, मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने आई है? इसकी बदगुमानी उरुज पर थी। ऐसा नहीं हाइका, तो फिर कैसा है? क्यों आई हैं आप यहाँ? वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाए। ये पहली बार था कि हाइका आवाज़ इनके सामने ऊंची हुई थी।
ताहिरा बेगम को तकलीफ तो हुई थी इसके लहजे में, मगर वो जानती थी कि इसका गम कम ना था। ये वक्त होश से काम लिए इसे संभालने का था। फिक्र मत करो, तुम पर हंसने नहीं आई हूँ। मैं जानती हूँ हाइका, तुम्हारा नुकसान बहुत बड़ा था, मगर इसके बाद नईम अब्दुल पर भी तो निगाह डालो। वो नरमी से बोली। नईम अब्दुल? कैसा नईम अब्दुल? वो इज्जत भरी हंसी। मईज और आदम, हाइका तुम माँ नहीं बन सकती तो देखो, अल्लाह ने तुम्हारे खालीपन को दूर कर दिया। 2 मासूम फूल तुम्हें दे दिए, इनकी माँ हो। इनकी बात सुने हाइका हंसते हंसती आंखें भीग गई, जिनमें से दोबारा आंसू बह निकले। नहीं बनना मुझे किसी और के बच्चों की माँ, मुझे अपना बच्चा चाहिए, वो सपाट लहजे में बोली। हाइका? ताहिरा बेगम को इससे इस जवाब की उम्मीद ना थी। क्या हाइका, सच बोल रही हो? नहीं बनना मुझे किसी और औरत के वजूद से पैदा हुए बच्चों की माँ, मुझे मेरी औलाद चाहिए। इसका दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा था। ताहिरा बेगम समझ चुकी थी वो किसी के नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं। का माँ बुलाते हैं तुम्हें तो क्या माँ बुला देने से मैं इनकी माँ हो जाऊंगी? कभी नहीं। और क्या मालूम कल को वो मुझे छोड़ देंगे जैसे बाकी सब छोड़ दिया। अगर मेरी अपनी औलाद होती तो कम से कम मुझे इस बात का डर या खौफ तो ना होता। वो डरती थी, खौफ खाती थी कि वो दोनों भी इसे छोड़ देंगे जैसे बाकी सब ने छोड़ दिया। ताहिरा बेगम को इस पर तरस आया और अरसन अमीन पर गुस्सा आया। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे हाइका, बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे, देखा नहीं कैसे लड़ते हैं हर वक्त तुम्हारे लिए। मुस्कुराई। बच्चे हैं ना, नादान है, सगे और सौतेले के बीच का फर्क नहीं जानते। जब बड़े होंगे माशरा इन्हें कदम ब कदम याद दिलाएगा कि मैं इनकी सगी माँ नहीं, तो वो खुद ब खुद छोड़ देंगे मुझे। एक डर था जो इसके दिल में कुंडली मार के बैठ चुका था। ऐसा कुछ नहीं होएगा हाइका। ओफो ऐसा कुछ नहीं होगा हाइका, ऐसा ही होगा, मुझे मालूम है। मैं हूँ ही मनूस, जिसके सके बाप ने इसे छोड़ दिया, जिसकी मोहब्बत ने इसे दर बदर कर दिया। ऐसी सौतेली रिश्ते से क्या खाक अपनाएंगे? कभी नहीं। वो दोबारा से अपनी इनकी जारी बददिल हो रही थी। ताहिरा बेगम ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। बहुत मुश्किल से हाइका को वो खुशियाँ मिल पाई थी जिनकी वह हकदार थी, मगर यूं अचानक सब दोबारा से बिगड़ जाएगा ये ना सोचा था उन्होंने। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी हाइका, वो बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। झूठ झूठ बोल रही हैं आप, कोई मोहब्बत नहीं करता मुझसे, कोई भी नहीं। एकदम इसने अपने चेहरे को थप्पड़ों से पीटना शुरू कर दिया। हाइका हाइका ये क्या कर रही हो? जबरान इस हालत गैर होते देख जब वो चिल्लाई। जबरान जो किचन में मौजूद आदम को संभालने की कोशिश कर रहा था, जिसका बस एक मकसद था हाइका के पास जाना। ताहिरा बेगम की पुकार सुनता वो तेजी से आदम को बाहों में लिए कमरे में दाखिल हुआ था। हाइका, इसकी हालत देखकर जबरान की आंखें फैली थी। ताहिरा बेगम ने बेबसी से इसे देखा। समझने की कोशिश करो हाइका, ये सब अल्लाह की रज़ा है, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ। अगर मेरी जगह आप होती तो क्या आप भूल जाती? बताइए मुझे। अगर आप मेरी जगह होती तो अल्लाह की रज़ा समझकर भूल जाती सब कुछ? क्या आपके दिल में कभी माँ बनने की ख्वाहिश ना जगती? क्या आप माँ मान लेती मुझे अपनी औलाद? अगर सारा और मैसम ना होते तो कभी शिकवा ना करती आप? ताहिरा बेगम को चुप्पी लगी। हाँ, ये सच था कि वह हाइका को अपना लेती, मगर सारा और मैसम के बिना जिंदगी, ये तस्वुर कितना जानलेवा था। क्या हुआ, आप खामोश क्यों हो गई? आप नहीं रह सकती। आप आपके लिए कहना आसान है कि अल्लाह की रज़ा समझकर भूल जाऊं, क्योंकि आपके पास आपकी औलाद है, मगर मैं खाली हाथ हूँ। मैं नहीं समझ सकती और ना समझना चाहती हूँ। सर दोबारा घुटनों में दिए वो रोना शुरू हो गई थी। मैं घर आ गया मम्मा। घर में दाखिल होते ही मईज मुस्कुराकर ऊंची आवाज़ में चिल्लाया था, मगर कोई जवाब ना मिलने पर इसके माथे पर बल पड़े। नसरीन आंटी सब कहाँ हैं? इसने नसरीन से पूछा, क्योंकि इसे हाइका और आदम दोनों नज़र नहीं आए थे। वो नसरीन ने गेस्ट रूम की जानिब देखा तो मईज भी इसी जानिब देखा। गेस्ट रूम की जानिब बढ़ चुका था, मगर अंदर दाखिल होते ही इसे हैरत का झटका लगा। मम्मा! बैग वहीं ज़मीन पर रखे वो तेज़ी से बेड पर चढ़ता हाइका के पास जाके बैठा था। क्या हुआ मम्मा? किसी ने कुछ कहा है? क्यों रो रही है आप? क्या पापा ने कुछ कहा? हाइका ने यूं ही सर घुटनों में दिए नफ़ी में हिलाया तो आदम ने तंग किया। मईज ने गुस्से से आदम को देखा, जो अपने सर लगे इल्ज़ाम पर भौचका कर रह गया। हाइका का सर फिर से नफ़ी में हिला। तो क्या हुआ मम्मा, बताइए ना मुझे, रोए तो मत। मईज ने इसे गले लगाया। ताहिरा बेगम पर निगाह पड़ते इसका दिमाग चला। इसने हाइका को दोबारा से मुखातिब किया। मम्मा, नाना अब्बू ने डांटा है? सारा, खाला या मैसा मामू ने बदतमीजी की है? हाइका का सर फिर से नफ़ी में हिलते देख मईस को फिक्र लायक हुई। बताइए ना मम्मा, क्या हुआ है? रोए तो मत। मईस की अपनी आवाज़ भीग गई थी। हाइका का रोना इसे रुला रहा था। मम्मा! हाइका के गले में बाहों का हार बनाए वो रो दिया था। हाइका सख्ती से इसे खुद में भींचे रो दी थी। आदम जबरान की गिरफ्त में फड़फड़ा उठा था।
जबरान हार मानते इसे बेड पर बिठा चुका था। आदम तेजी से हाइका की जानिब बढ़ा था। एक दो बार हाथ लगाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहा, मगर हाइका ने गौर न की। मम्मा! एकदम सब ने चौंक कर आदम को देखा। हाइका की आंखें फैली। मई से दूर हुए उसने आदम को हैरानगी से देखा, जो आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए इसे देख रहा था। आदम, इसके लब हिले। मम्मा! वह हाइका के गले लग चुका था। हाइका अपनी जगह पर जम सी गई थी। मम्मा, मम्मा! आदम बस मम्मा की गर्दान किए जा रहा था। मम्मा क्यों रो रही है, बताइए ना। तुम दोनों छोड़ दोगे ना मुझे? हाइका रोती हुई बोली तो मईज ने परेशानी से उसे देखा। यह आपको किसने कहा? मुझे मालूम है, मैं तुम दोनों की सगी माँ नहीं हूँ। छोड़ दोगे मुझे तुम दोनों? हाइका का लहजा जिद्दी बच्चों जैसा था। आप हमारी मम्मा हैं, हम क्यों छोड़ेंगे आपको? हम कभी नहीं छोड़ेंगे। मई इसकी पकड़ हाइका पर मजबूत हो गई थी। आदम भी मम्मा मम्मा की गर्दान पड़ता सख्ती से थाम चुका था। ताहिरा बेगम ने जबरान को अपने पीछे आने का इशारा किया था। सर हिलाए वो इनके पीछे ही बाहर निकल चुका था। इस वक्त वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है जबरान। काफ़ी मनफी सोच हो चुकी है इसकी। बेहतर यही होगा अगर तुम साई की तरह इसके साथ रहो। एक लम्हा, एक पल भी इससे गाफिल मत होना। उन्होंने है जबरान को हिदायत दी। अब मैं चलती हूँ। खाला अम्मी, कहाँ जा रही है आप? खाना खाकर जाइएगा। जबरान ने रोका। मेरा जाना ज़रूरी है जबरान, किसी घावड़ की अकल ठिकाने पर लगानी है। सोच में अरसा नमीन को लाए वो बोली। मुनासिब। जबरान भी शायद इनकी सोच तक पहुंच चुका था, तभी इन्हें जाने दिया। दोपहर से शाम और फिर शाम से रात हो चुकी थी, मगर जबरान दोबारा कमरे में नहीं आया था। बच्चे दोनों हाइका के पास मौजूद थे। आदम की ज़बान से लफ्ज़ मम्मा किसी सूरत थमने को तैयार नहीं था। दिल का गुब्बार हल्का हुआ तो हाइका को अपने इस्तेमाल किए गए सख्त लफ्ज़ों का एहसास हुआ। ऊपर से जबरान की गैर मौजूदगी। तो क्या वो सब सुन चुका था? निगाहें भटक भटक कर दरवाजे पर जा रही थी। नसरीन इन्हें आकर दोनों टाइम का खाना दे चुकी थी, मगर जबरान एक बार भी नहीं आया था। जल्दी दोनों बच्चे थकान की वजह से वहीं सो गए थे। एहतियात से लिहाफ उड़ाए हाइका कमरे से बाहर निकली थी। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। हाइका पूरे घर का चक्कर लगा चुकी थी, मगर जबरान इसे कहीं नहीं मिला था। अब बस लॉन बचा था। वो दबे पाँव बाहर निकली तो उसे सीढ़ियों पर जबरान बैठा नजर आया, जो अपनी सोचों के महूर में गुम था। हाइका खामोशी से इसके पास जा बैठी थी। जबरान ने चौंक कर इसे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट से नवाजे। दोबारा मुंह सीधा कर लिया। नाराज हो? हाइका ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद सवाल किया। हूँ। जबरान चौंका और सर नफी में हिलाया। मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, और होना भी बनता भी है। मैंने बात ही ऐसी की थी। शर्मिंदगी से इसने दोनों हाथ मसले। ऐसी बात नहीं हाइका। जबरान ने इसकी नफ़ी की। नाराज़ नहीं हो तो तुम बस उदास हो। उदास हो कि मेरी बीवी की एक ख्वाहिश है जो ज़िंदगी से बढ़कर है, मगर मैं वो ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। जबरान के लहजे में बेबसी नुमाया थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है जबरान, तुम उदास मत हो। हाइका ने इसके कंधे पर सर रखा। जबरान हाइका के कंधे पर हाथ रखे से करीब कर चुका था। गलती तो तुम्हारी भी नहीं है हाइका, फिर क्यों खुद को अजियत दे रही हो? मत करो ऐसा। तुम खुद को नहीं बल्कि मुझे और इन दोनों को तकलीफ दे रही हो, जिन्हें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत है तुमसे। जबरान की बात पर इसकी आंखें एक बार भीग गई थी। तुम्हें क्या हो गया हाइका? क्यों इतनी कमज़ोर बनती जा रही हूँ? जिस हाइका को मैं जानता हूँ वो बहुत मजबूत थी। वो हाइका कहाँ खो गई है? हाइका कभी मजबूत नहीं थी जबरान, वो तो बस सब नज़र का धोखा था। हाइका हमेशा से ऐसी ही थी, कमज़ोर, लाचार, बेबस। मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा हाइका। तुम्हें मजबूत बनना होगा, अपने लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, फिर चाहे तुम्हें खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े। जबरान का लहजा मजबूत था। हाइका ने कोई जवाब ना दिया। चंद पल मजीद खामोशी गुजरा थे। हवा में खनकी बढ़ गई थी। अंदर चलते हैं, बीमार पड़ जाओगी तुम। जबरान कहकर उठने को था जब हाइका ने इसका हाथ थामा। मईज और आदम मेरे बेटे हैं जबरान। मैं इनकी मम्मा हूँ। वो मेरे बेटे हैं। कभी मत सोचना कि वो मेरी औलाद नहीं। हाइका, वो मेरे बेटे हैं जबरान, मगर फिर भी मेरा दिल ख्वाहिश करता है जबरान कि मेरी भी औलाद हो, मेरे वजूद से इस दुनिया में आए। क्या ये ख्वाहिश करना गलत है जबरान? क्या ये ख्वाहिश गलत है? क्या मैं बुरी बन जाती हूँ जबरान? नहीं, ये गलत नहीं है। तुम मानते हो ना कि वो दोनों मेरे बेटे हैं? जबरान ने सर इस बात में लाया। मुझसे बदगुमान मत होना जबरान। वो भी कहा, वो झूठ था। वो मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं। बस बस एक ख्वाहिश है जबरान। रिलैक्स। मैं तुमसे कभी बदगुमान नहीं हो सकता हाइका। इसके माथे पर लब रखे जबरान ने इसे संभाला था। मुझसे बदगुमान मत होना। जबरान के सीने में सर छुपाए वो दोबारा बोली थी। दिन पर लगाए तेजी से गुजर रहे थे। हाइका अब नॉर्मल थी या अदाकारी कर रही थी, कुछ कहा नहीं जा सकता था। इसके मन में क्या चल रहा था इसने किसी पर भी आया नहीं किया था, मगर इन सब में एक अच्छी बात थी, इसकी
बॉन्डिंग जो बच्चों से दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी, यूं जैसे इसकी ज़िंदगी में इनके अलावा किसी चौथे की कोई गुंजाइश ही ना हो। हाइका अपनी एक दुनिया बसा चुकी थी जिसकी रसाई बस जबरान और उसके बेटे को थी। आज कई दिनों बाद इसका अपने ऑफिस आना हुआ था। वो काम हद से ज़्यादा फाइल पर झुकी आसपास की दुनिया से बेखबर वो मोबाइल पर बजती बेल इसे होश की दुनिया में लाई थी। बिना नंबर देखे इसने कॉल अटेंड किए, मोबाइल कान से लगाया था। हेलो मिस्टर जबरान। दूसरी जानिब से किसी औरत की आवाज़ सुनकर वो चौंकी। यस। न जाने आगे से क्या कहा गया था। इस वक्त अपने काम छोड़े वो ऑफिस से बाहर निकली थी। इसे यूं तेज़ी से जाते देख वानिया ने सर नफ़ी में हिलाया। जब से इसकी मैम की शादी हुई थी वो कभी नॉर्मल अंदाज में वापस नहीं गई थी। अब भी वानिया को यकीन था कि हाइका वापस नहीं आने वाली थी। कार स्कूल के बाहर पार्क किए वो बैग कंधे पर लटकाए तेज़ कदम उठाती प्रिंसिपल के ऑफिस की जानी पड़ी थी। अंदर दाखिल होते ही जो मंजर इसने देखा वो इसका दिल चीर देने को काफ़ी था। मईस का माथे पर पट्टी की गई थी जबकि पूरे चेहरे पर अभी भी खून के निशान मौजूद थे। इस साथ ही एक दूसरा बच्चा भी मौजूद था जिसके माथे के साथ साथ बाजू पर भी हल्की गहरी चोट आई थी। हाइका बेताबी से मईस की जानिब लपकी थी। मईस मेरी जान, ये सब कैसे, किसने किया? इसने मईस को बाहों में भरा। तब से मजबूती से दिखा था। मईस अब रो दिया और ऐसा रोया कि चुप होने का नाम तक नहीं ले रहा था। 15-20 मिनट लगाकर हाइका ने इसे बहलाया था। ये सब क्या है? मईस को सीने से लगा। इसने सवालिया निगाहों से प्रिंसिपल को देखा जिन्होंने गला साफ किए बात शुरू की थी। बेहतर होगा ये सवाल आप अपने बेटे से करें। मईस ने मामूली झड़प की बिना पर अर्श को धक्का दिया। देखिए इसकी कितनी चोटें लगी हैं। प्रिंसिपल ने दूसरे बच्चे की जानिब इशारा किया जिसको वाकई बहुत चोट लगी थी। मईस, हाइका ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। ये सब अर्श ने शुरू किया मम्मा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अर्श रोज़ मुझे मारता है, आज भी मारने की लगा। मैंने मना किया, इसने धक्का दिया, फिर मैंने भी धक्का दिया। मईस की बात पर हाइका के चेहरे का रंग लम्हे में सुर्ख हुआ था, गुस्से वाला सुर्ख। मईस को लगने वाली चोटें से याद आई। हाइका की आंखों में तैरता गुस्सा देख प्रिंसिपल भी परेशान हुई। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे इल्म होता। मईस डोंट लाई। प्रिंसिपल ने इसे घूरा। मैं झूठ नहीं बोल रहा मम्मा, मैंने टीचर को भी बताया था। और मईस को टीचर को बुलाइए। हाइका मईस की बात काटती गुस्सेली लहजे में बोली। मिस्टर जबरान, ओहो मिसेस जबरान, अपनी टीचर को बुलाइए। बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी इसने। प्रिंसिपल ने गहरी सांस खारिज की। मईस की टीचर को बुलवाया था। इन्हें अब परेशानी ने आन घेरा। अर्श के पेरेंट्स अभी तक इन्हें आए नहीं थे और यह मामला इन्हें खराब होता नजर आ रहा था। मैं आई कम इन मैम? नॉक किए टीचर अंदर दाखिल हुई थी। यस मैम, मिस जोनेरा यू कैन। प्रिंसिपल ने इजाज़त दी। यू कॉल मी मैम, टीचर ने सवाल किया। मिस जुनैरा, क्या आप मईस और अर्श के दरमियान होने वाली लड़ाई के बारे में जानती थी? प्रिंसिपल के सवाल पर वो थोड़ा सा घबराई। यस मैम, बट थिंग वॉज सीरियस। मिस जुनैरा संभल कर बोली। नथिंग वॉज सीरियस, ओके, नथिंग वॉज सीरियस। मेरा बच्चा लहू लहान हुआ है, रोज़ाना घर आता है और तुम कहती हो नथिंग वॉज सीरियस। हाइका गुस्से से चिल्लाती इसकी जानी पड़ी थी। मिस जुनैरा ने घबरा कर 2 कदम पीछे को लिए थे। खाला, अर्श ने फौरन जुनैरा का दुपट्टा थामा। हाइका का मुंह खुल गया, होठों पर इस्तहाजिया मुस्कुराहट दराई। तो ये थी, इसके लबों पर तो मुस्कुराहट थी मगर आंखों में बेपनाह गुस्सा। देखिए मैम, आप गलत समझ रही है। जुनैरा बुरी फंसी थी। हाइका ने तासीरात ने इसे खौफ में मुब्तला कर दिया था। शुरुआत आपके बच्चे ने की थी और बस हाइका का दिमाग घुमा था। हाथ उठा और जुनैरा के चेहरे को सलामी दे चुका था। प्रिंसिपल भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। मिसेस जबरान, मम्मा, मगर इन दोनों को नज़रअंदाज की वो इसी हाथ से अर्श के चेहरे पर भी सलामी दे चुकी थी। ये थप्पड़ तुम्हें और तुम्हारे भांजे दोनों को याद दिलाता रहेगा कि मईस जबरान कौन है और इसकी माँ कौन है। वो जुनैरा को जहरी निगाहों से देखती बोली। और आप प्रिंसिपल साहिबा, आप तैयार रहिए। इस स्कूल को बंद ना करवाया तो मेरा नाम भी हाइका जबरान नहीं। प्रिंसिपल ने खौफ से थूक निकला। मिसेस जबरान, मेरी बात सुने, मैं लाइल्म थी। मिसेस जबरान, प्लीज लिसन टू मी। मिसेस जबरान, वो इनके पीछे भागी। हाइका सबको नजरअंदाज किए मईस का हाथ थामे बाहर निकली। जब अंदर आता जुल्करनैन इसे देखकर हैरान हुआ और कंधे उचकाता ऑफिस में दाखिल हुआ। प्रिंसिपल भी हाइका को छोड़े अब जुल्करनैन की जानिब मतवजा हुई थी। मगर जो सीन जुल्करनैन को देखने को मिला वो इसका पारा बढ़ाने को काफ़ी था। जल्दी से ऑफिस से निकलता हुआ हाइका के पीछे भागा। हे यू स्टॉप। जुल्करनैन की आवाज़ सुनकर भी अनसुनी करती वो मईस का हाथ थामे तेज से कदम
कदमों से गाड़ी की जानिब बढ़ती चली जा रही थी। मम्मा, अंकल हमें पुकार रहे हैं। इसका हाथ हिलाए मईज ने मतवज्जा करना चाहा। इससे पहले वो मईज को जवाब देती, जुल्करनैन दौड़ता हुआ इसकी जानिब आया और इसे बाजू से खींचकर अपनी जानिब घुमाया था। एक झटके से इसने अपना बाजू जुल्करनैन की गिरफ्त से निकाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को अनसुना करने की? वो इस पर भड़का। जो बकना है जल्दी बको, फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। रिस्ट वॉच पर निगाहें दौड़ाए वो बोली। जुल्करनैन ने दांत कचकचाए। तुम जानती भी हो जिस बच्चे पर तुमने हाथ उठाया वो कौन है, किसका बेटा है वो? गुस्से से उसके करीब हुआ। शक्ल से इंसान और हरकतों से किसी जानवर का लगा मुझे। तो इसने मजे से कंधे झुकाए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे के लिए ऐसी जबान इस्तेमाल करने की? जुल्करनैन का बस न चला कि सामने खड़ी इस औरत का मुंह तोड़ डाले। ओह, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारा खून है, क्योंकि ऐसा कुत्ता बच्चा सिर्फ तुम्हारा ही हो सकता है। मजे से अपने नाखून को देखे इसने जवाब दिया। हाउ डे यू। जुल्करनैन का हाथ हवा में बुलंद हुआ जिसे वो बीच राह में ही थाम चुकी थी। मईज डर के मारे इसके पीछे छुप गया था। एक अफसोस निगाह इसने अपने लाज दुलारे पर डाली जिसको इसका बाप अच्छा बनाने के चक्कर में कमजोर बन रहा था। हाउ डे यू सन ट्राई टू हार्म माई सन। आज तो सिर्फ तुम्हारे इस जानवर को एक थप्पड़ मारा है। यकीन मानो, अगर अगली बार इसने मेरे बेटे को परेशान किया तो हाथ पैर तोड़ दूंगी और इस बात का लिहाज नहीं रखूंगी कि इसका बाप कौन है, समझे? इसे सख्त निगाहों से वार्न करती वो मईज का हाथ थामे वहां से जा चुकी थी। जुल्करनैन की शोलाबार निगाहों ने इसे गाड़ी में बैठने तक घुरा। आपने बहुत खराब जबान इस्तेमाल की मम्मा। मईज के लहजे में इसके लिए मायूसी थी। ही गॉट वॉट ही डिजर्व। मईज को सख्त लफ्जों में तनबिया किए इसने कार स्टार्ट की। मामा थक जाएगी, बैठ जाइए। इसे यहाँ से वहाँ चक्कर काटे देख मईज बोला, मगर हाइक का नज़रअंदाज किए दोबारा चक्कर काटना शुरू हो गई थी। तुम्हारे बाप को मालूम था कि वो तुम्हें मारता है। हाइका ने बहुत बार कहा गया जुमला दोबारा दोहराया। मईज अब बताकर पछताया था। जानता था कि अब इसके बाप की खैर नहीं। हाइका, हाइका, जबरान इसका नाम चिल्लाए लाउंज में दाखिल हुआ था। हाइका ने आंखें छोटी किए बाहर लाउंज में मौजूद अपने शौहर नामादार को घूरा। गुस्से से वो लाउंज में जा पहुंची। हाँ कहो, क्या मसला है? दोनों बाजू सीने पर बांधे वो बोली, तुम मईज के स्कूल में क्या करके आई हो? तुमने जुल्करनैन के बेटे पर हाथ उठाया। जुल्करनैन का बेटा मईज को मारता है, ये बात तुम जानते थे ना? हाइका के सवाल पर जबरान ठटका। अपना गुस्सा पल भर में उड़न छू हुआ। हाइका के तासरात देखकर जबरान को अपनी जान जाती महसूस हुई। वो तुम जानते थे ना कि वो बच्चा तुम्हारे बेटे को मारता है और तुम खामोश रहे? एक आईब्रो झुकाए हाइका ने दोबारा सवाल किया। बेगम वो मैं समझता हूँ ना। जबरान खसियानी हंसी हंसे बोला। शक्ल गुम कर लो अपनी, दिखाना मत मुझे। 2-3 दिन तक उंगली उठाए वो कमरे की जानिब बढ़ी। बेगम बात तो सुने, बेगम बेगम। जबरान ने इसके पीछे पीछे कमरे की जानिब बढ़ा जिसका दरवाज़ा हाइका इसके मुंह पर बंद कर चुकी थी। बेगम। जबरान ने बेचारगी से इस कमरे को देखा और फिर मईज को जो इनके पीछे पीछे वहां चला आया था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जबरान ने इसे घूरा। मैंने क्या किया? मईज तो अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम पर तड़प उठा। मियाँ बीवी में नाराज़गी दिलवा दी शैतान कहीं के। इसे घरता जबरान फिर बंद दरवाजे की जानिब मुड़ा। बेगम बच्चों की तरह पाँव ज़मीन पर मारे वो रूहान सा हुआ। दोपहर से शाम और शाम से रात हो चुकी थी, मगर हाइका जबरान हयात के लिए कमरे का दरवाज़ा ना खोला था और अब भी मईज के इसरार पर वो खाने के लिए बाहर आई थी और जबरान को मुकम्मल नज़रअंदाज किया था। जबरान ने बारहा बात करने की कोशिश की मगर कोई फ़ायदा नहीं। अव्वल तो वो उसे सुन ही नहीं रही थी। अगर सुन भी लेती तो आदम इसे जवाब ना देने देता। अब दर्द तो नहीं हो रहा ना? मईज के माथे की पट्टी बदले हाइका सवाल किया, जिस पर अच्छे बच्चों की तरह से सर नफी में हिलाया। मम्मा, आप मेरी वजह से पापा से नाराज़ हैं? मईज ने चेहरे पर मासूमियत सजाए सवाल किया। नहीं तो क्यों? वो पापा कह रहे थे कि मैं शैतान हूँ और आप मेरी वजह से इनसे नाराज़ हैं। हाइका का पारा फिर बढ़ा। मईज और आदम को सुलाए वो बाहर लॉन्ज में अपने शौहर के सर पर आ खड़ी हुई। बेगम। जबरान चहका। मन तो चाह रहा है कि तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ, दांत पीसे वो गुस्से से बोली। बेगम। जबरान का हाथ दिल को गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को शैतान कहने की? वो धीमी आवाज में गर्राई। वो तो मेरा बेटा चोट लगवाए घर आया और इसका ख्याल रखने की बजाय तुमने इस मासूम के दिमाग में शैतान जैसा लफ्ज डाल दिया। यू नो व्हाट, अब 2 नहीं बल्कि पूरा 1 हफ्ता अपनी शक्ल मुझे ना दिखाना और ना ही कमरे में आना। गेस्ट रूम में सो तुम। वो गुस्से से बोलती अपनी कमरे की जानिब चल दी। जबरान फिर इसे मनाने को उसके पीछे आया और एक बार फिर
اپنے منہ پر دروازے کو بند پایا۔ اسے گیسٹ روم کو تو آگ لگا دوں گا میں، خود سے بولتا وہ ایک بے چارگی والی نگاہ اپنے کمرے کے بند دروازے پر ڈالتا جو کہ قدموں سمیت گیسٹ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ 1 ماہ بعد 1 ہفتے کی سزا ختم ہو گئی تھی۔ جبران حیات کو معافی مل چکی تھی اور اب اس کی زندگی پرسکون ہو گئی تھی۔ معیز کا اسکول بھائی کا بدلاوا چکی تھی۔ وہ تو اس کے پرانے اسکول پر کیس کرنا چاہتی تھی، مگر جبران نے بمشکل اسے روکا تھا۔ کچھ دنوں سے ایک عجیب سی بوجھل پن اس کی طبیعت میں در آئی تھی۔ ہائیکا نہ چاہتے ہوئے بھی سوچ رہی تھی جو وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ آج صبح سے ہی اسے وامٹنگ آ رہی تھی۔ شک کی بنیاد پر فارمیسی جہاں پہنچی اور اپنی مطلوبہ شے حاصل کیے وہ گھر واپس آئی تھی۔ اب اسے بس انتظار تھا تو نتیجے کا۔ نتیجہ آ چکا تھا۔ ہائیکا کی آنکھیں پھیل چکی تھی۔ پہلے شوق اور پھر غصہ در آیا۔ واش روم سے نکلتی وہ بیڈ پر مزے سے سوئے جبران حیات کے سر پر جا پہنچی تھی۔ جبران حیات! کیا ہوا؟ ہائیکا کے چلانے پر وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا ہے یہ؟ ہائیکا نے اپنے ہاتھ میں موجود اسٹرپ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ کیا ہے؟ بھویں کا اس نے حیرانگی سے سوال کیا۔ تم نے تو کہا تھا میں ماں نہیں بن سکتی، تو یہ کیا ہے؟ اس کی بات کا مطلب سمجھے جبران نے اس کا ہاتھ سے اسٹرپ کھینچی۔ معجزہ! کھسیانی ہنسی وہ بولا، دونوں ہاتھ کمر پہ ٹکائے۔ ہائیکا نے آنکھیں مزید چھوٹی کیے اسے گھورا تھا۔ ہم گائنی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں ابھی، وہ اسے حکم دیے خود کمرے سے نکل چکی تھی۔ اس وقت وہ دونوں ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھے تھے، سوالیہ نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے۔ جس نے گہری سانس خارج کیے سر نفی میں ہلایا۔ مسٹر جبران، آپ نے کیا رپورٹ ٹھیک سے نہیں پڑھی تھی؟ رپورٹ میں صاف صاف لکھا تھا کہ مسز ہائیکا کے مدر بننے کے چانس کم ہیں، یہ نہیں کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی ہائیکا نے جبران کو غصیلی نگاہوں سے گھورا جو تھوک نگلتا نظریں چرا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی شک کی تصدیق کر دی تھی، وہ پریگننٹ تھی۔ جبران کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مگر ہائیکا کی مسلسل گھوریوں پر وہ چاہ کر بھی یہ خوشی منا نہیں پا رہا تھا۔ بیگم یقین کرو، میری کوئی غلطی نہیں، وہ تو ذوالقرنین نے ایسا کہا اور پھر رپورٹ بھی۔ جبران اس کی منتیں کرتا اس کے پیچھے پیچھے باہر چلا آیا، مگر اس کی ایک نہ سنتی وہ گاڑی لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ یار اب تو وہ اکتا گیا تھا اس عورت کے موڈ سوئنگ سے۔ اب اسے غصہ آنے لگا تھا اور کسی پر نکالنا بھی تھا، مگر کون؟ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ذوالقرنین مکے کی شدت کو سہہ نہیں پایا تھا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ جبران نے اسی کے آفس میں آ کر اسے مارا تھا۔ تم گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسی مجھ سے جھوٹ بولنے کی؟ جبران اس پر بھڑکا تھا۔ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ ذوالقرنین حیران ہوا۔ تم نے بکواس کی تھی کہ ہائیکا ماں نہیں بن سکتی، تو پھر وہ کیسے؟ کہتے کہتے وہ رکا۔ وہ کیسے؟ ذوالقرنین نے ہاتھ پر رکھ کے سوال کیا۔ کچھ نہیں۔ جبران اپنی خوشی اس سے شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی خوشیوں کی اس کی حسد کی نظر لگ جائے۔ تو پھر یہ اس کی رپورٹ میں ایسا کچھ نہیں آیا؟ رپورٹ کے مطابق وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جبران نے جان بوجھ کر بات بدلی۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، بس سچ بتایا، مجھے ڈاکٹر نے یہی بتایا تھا۔ ذوالقرنین نے پلٹ جواب دیا۔ اگر تمہاری یہ بات جھوٹ نکلی نا تو دیکھنا کیا کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ۔ جبران سے انگلی دکھاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ عجیب پاگلوں کا خاندان ہے یہ۔ ذوالقرنین نے دانت پیسے تھے۔ ہاں، اس دن وہ ریسیپشن پر گیا ضرور تھا، مگر ہائیکا کی رپورٹ بدلوانی نہیں۔ ذوالقرنین سے ہوتا وہ ہائیکا کے پرانے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، جنہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ ذوالقرنین نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ مس کیریج کے وقت حالات ایسے بن گئے تھے کہ ڈاکٹر کے نزدیک ہائیکا کا دوبارہ سے ماں بننا واقعی ایک معجزہ تھا۔ ہسپتال سے نکل کر جبران نے اپنی قسمت اور آنکھیں دونوں کو کوسا تھا۔ ذوالقرنین کے کہے جملے نے اتنا اثر دکھایا تھا کہ اس نے رپورٹ کو ٹھیک سے پڑھا نہیں اور اب اپنی بیگم کو ناراض کر چکا تھا۔ وہ ہر بار کی طرح، یار میں ہی کیوں پھنستا ہوں ہر بار۔ ہسپتال کے باہر موجود بینچ پر بیٹھے اس نے ایک بار پھر خود کو کوسا تھا۔ شادی شدہ ہو؟ عقب سے ایک انجان آواز آئی۔ جبران نے نگاہیں اٹھائے، اس آدمی کو دیکھا جس کی حالت بھی اسی کی طرح ناساز تھی۔ جی، مگر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جواب دیے جبران نے حیرانگی سے سوال کیا۔ کیونکہ میں بھی ہوں۔ گہری سانس خارج کیے اس نے دھیمی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے جواب دیا۔ دائم، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ جبران بھی فوراً بولا۔ برا نہ مانو تو وجہ جان سکتا ہوں؟ اشارہ جبران کی حالت کی جانب تھا۔ بیوی کو ناراض کر کے بیٹھا ہوں۔ جبران نے منہ بنائے جواب دیا۔ تو منا لو۔ دائم نے کندھے اچکائے۔ کیسے؟ اس نے منہ بنایا۔ دائم نے مسکرا کر اسے منانے کا طریقہ بتایا۔ جبران نے سر نفی میں ہلایا۔ اوہ نو، اب وہ ایسے کبھی نہیں مانے گی۔ میری واری کچھ الگ ہے، بلکہ سب سے الگ، بہت الگ۔ جبران نے کندھے اچکائے۔ ٹرسٹ می برو، یہ لڑکیاں جتنی مرضی الگ ہو مگر یہاں آ کر پگھل ہی جاتی، اور پھر بھابھی
हाइका, चाहे जितनी मर्जी अलग हो मगर मेरी बीवी का काबिल नहीं रह सकती। वो हंस दिया। हो या अल्लाह, यहाँ है आप और मैं पागलों की तरह पूरा अस्पताल छान चुकी हूँ। दायम के सर पर आई। वो गुस्से से भड़की। तुम्हें टाइम था, रुक नूर, और फिर मैं वहां खड़ा रह कर क्या करता? दायम ने मजे से कंधे उचकाए। तो मुझे पूरा अस्पताल घुमाया इसका क्या? दोनों बाजू कमर पे टिकाए से सवाल किया। तो तुम मुझे कॉल कर लेती। दायम ने कैबरी उचकाई। अपना मोबाइल चेक कीजिए लेक्चर साहब। रुक नूर ने मोबाइल की जानिब इशारा किया। दायम ने फौरन पैंट की जानिब पॉकेट से मोबाइल निकाला जहां 6-7 मिस कॉल्स आई हुई थी। वो दायम ने मुस्कुराहट दबाए मुमाजत की। रुक के नूर को गुस्सा सर आ रुक नूर का सर गुस्से से नफ़ी में हिलाया। मुझे तो समझ नहीं आती कि आपको यूं ही मैं लेक्चरर रख किसने लिया? हर बार मारा जाने वाला ताना दोबारा मारा था। ये तुम हर बार मेरी जॉब को बीच में मत लाया करो। दायम बुरा मना चुका था। दायम बुरा मना चुका था मान चुका था, ऐसा लिखा होना चाहिए था। वो दोनों अब एक दूसरे से बहस कर रहे थे, वहां से जा चुके थे, जबकि जबरान दायम के दिए गए आइडिया पर गौर कर रहा था। शाम को इसकी घर वापसी हुई। टैक्सी ड्राइवर को किराया दिए वो हाथ में मौजूद गुलाब का बड़ा बुके लिए घर में दाखिल हुआ। उसे लॉन में ही हाइका बच्चों के पास बैठी नजर आई थी। बुके पीछे को छुपाए वो चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट सजाता इसके पास चलाया। गला खनकारते इसने हाइका को अपनी जानिब मतवजा करना चाहा, मगर हाइका ने शाहाना अंदाज में से नज़रअंदाज किया। जबरान ने हिम्मत न हारी। वैसे भी ये तो अब रोज़ का था। इसके पास घुटने के बल बैठे, गुलाब का बुके इसकी गोद में रखे, जबरान ने इसके दोनों हाथों को थामा था। हाइका ने सवालिया निगाहों से घूरा। सॉरी। जबरान ने माफ़ी मांगी। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। बेगम माफ़ कर दो ना, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया था ना कुछ। मासूमियत से आंखें पटपटाए जबरान बोला। माफ़ कर दो ना अपने इस शौहर को, नाराज़ मत हो। और फिर अब इतनी बड़ी खुशी मिली है, इसी की खातिर माफ़ कर दो। इसको हाथों को नरमी से सहलाते ही इसने माफ़ी मांगी थी। ठीक है, किया माफ़। तुम्हें तो ठीक से मनाना भी नहीं आता, नरमी से जवाब दिए। हाइका ने गुलाब की पत्तियों को छुआ था। जबरान ने दिल में लाख बार दायम का शुक्रिया अदा किया था। हाइका की जानिब से मिलने वाली खुशखबरी ने इसे जड़े रिश्तों में एक भौचाल पैदा कर दिया था। ताहिरा बेगम की खुशी के मारे पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। पूरी जिंदगी इससे खार खाने वाली सारा और मैसम भी काबू में नहीं आ रहे थे। हाइका तो इनके बदलते अंदाज पर गुम कर रह गई थी, जो रोजाना कोई ना कोई बच्चों का सामान लिए इसके घर में आ धमकते। आखिरकार गेस्ट रूम में ख़त्म हो चुका था। इसकी जगह आने वाले बेबी का कमरा बना दिया गया था, जिसके हक में हाइका हरगिज न थी, मगर सबको खुश देखकर वो खामोश रही थी। ताहिरा बेगम की नसीहतें और सारा मैसम का कैरिंग अंदाज सब कुछ नया और अनोखा था इसके लिए। इन सब में सब बस एक इंसान का इंतजार था, इसे अरसम अमीन का। ये नहीं था कि अरसन अमीन का दिल नहीं था इससे मिलने का, मगर ताहिरा बेगम ने जो आईना इन्हें दिखाया था इस पर वो खुद ही शर्मिंदा थे। अब इन्हें एहसास हुआ था कि वाकई जरताज का बदला उन्होंने हाइका से लिया था। शर्मिंदगी ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। वह इसके पास जाना चाहते थे, मगर इसका रद्दमल सोच इनके कदम रुक जाते। वक्त तेजी से गुजरता चला गया और बिल आखिर वो वक्त भी आ गया था जिसका इन सबको बेसब्री से इंतजार था। हाइका जबरान ने बेटी को जन्म दिया था, कोई और तो नहीं मगर आदम जबरान इस नए अब इजाफे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह सल्तनत का छोटा और राजा बेटा था, मगर अब ये नई मखलूक इसकी जगह ले चुकी थी, जिसका इजहार जबरान ने इसके मुंह पर नाखून चबाए कर डाला था। बुरी बात आदम, वो बहन है हमारी। प्यार से इस पर परी का गाल सहलाए मईज ने इसे मना किया, जिस पर आदम ने आंखें घुमाई थी। मम्मी। वो जोर से हाइका को गले लगा चुका था, जबकि कातिला निगाहें इस मासूम पर टिकी थी, जो बड़े भाई के नाम पर इसका अजूबे से फिलहाल अनजान थी। सब लोग हाइका से मिल चुके थे, मगर इसकी निगाहें दरवाजे पर जमी देख जबरान चौंका था। क्या हुआ हाइका? अलियाना इनकी बेटी को वापस लिटाए जबरान ने हाइका से सवाल किया, जो लब चपाती सर नफ़ी में हिला चुकी थी। हे, मुझसे शेयर नहीं करोगी? जबरान ने इसके दोनों हाथों को थामा था। डैड नहीं आए? सर झुकाए इसका लहजा मद्दम था। जबरान ने गहरी सांस खारिज की। अब क्या बताता, वो तो हर रोज़ आते थे, मगर इनमें इतनी हिम्मत न थी कि वो इसके सामने आ पाते। अपनी किए पर शर्मिंदा थे। तुम इनसे मिलना चाहोगी? जबरान ने सवाल पर इसने फौरन सर इस बात में हिलाया। मोहब्बत से इसके माथे पर लब रखे वो बिना कुछ बोले जा चुका था
कमरे से बाहर हाइका ने मुस्कुराकर अपनी सोई हुई बेटी को देखा था। यूं ही देखते कब इसकी आंख लगी वो जान न पाई। आंख खुली जब नरम हाथ का एहसास अपने सर पर पाया। मंदी आंखों से अपने पास बैठे अरसन अमीन को देखा, जिनकी आंखों में आंसू और लबों पर मुस्कान थी। डैड, इसके लबों ने सरगोशी की। हाइका, न जाने कितने सालों बाद इसने अपने नाम की पुकार में मोहब्बत को पाया था। डैड, इसकी आंखें झिलमिलाई। अब मजीद नहीं रोना मेरा बच्चा, आई एम सॉरी। इसे सीने से लगाए वो बोले तो हाइका फूट फूट कर रो दी। इसके रोने से अलियाना की भी आँख खुल गई थी और वो रोना भी शुरू हो गई थी। अरसन अमीन मुस्कुराकर अलियाना की जानिब बढ़े, इसे बाहों में भरे। उन्होंने इसे सुलाने की कोशिश की थी। ये बिल्कुल तुम्हारी जैसी है, मासूम, पाक और बहुत प्यारी। जानती है, वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब तुम इस दुनिया में आई थी, और मैं बदनसीब जिसने इसकी कदर ना की। डैड, आई एम सॉरी मेरी जान, मैंने सब खराब कर दिया, तुम्हारी लाइफ को स्पॉइल कर दिया। सोई हुई अलियाना को दोबारा इसकी जगह पे लिटाए वो इसके पास आ बैठे। अपने डैड को माफ़ कर दो, अगर आप दोबारा मुझे भूल गए तो। हाय का अपना शक जाहिर किया। नहीं, कभी नहीं, एक बार ये गलती कर चुका हूँ, दोबारा नहीं। मुझे दोबारा खुद से मायूस मत कीजिएगा डैड, कभी नहीं। उन्होंने वादा किया था। आज अलियाना का अकीका था और पूरे फंक्शन आदम जबरान का मुंह बना रहा था। खुद को मिलने वाली सारी अहमियत अब किसी और के हिस्से में जा चुकी थी, जो बात आदम जबरान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई थी। फंक्शन खत्म होते ही सब अपने घरों को जा चुके थे, बच्चे भी सो चुके थे। हाइका ठंडी हवा से लुफ्त अंदोज होने के लिए घर के दरवाजे की सीढ़ियों पर जा चुकी थी। जबरान कॉफ़ी के 2 मग थामे इसके पास आ बैठा था। कॉफ़ी मग हाइका की जानिब बढ़ाया। खुश हो? इसके लबों पर मौजूद मुस्कुराहट देखकर जबरान मुस्कुराया। बहुत ज़्यादा। सब कितना अच्छा और ठीक हो गया ना? इसने मुस्कुरा कर जबरान से सवाल किया। एक सवाल पूछूं? जबरान ने इजाज़त चाही। तुम अपने डैड से नफरत करती थी ना, फिर इतनी आसानी से माफ़ कर दिया? नफरत नहीं करती थी, इनसे बस नाराज़ थी मैं। इसने कंधे झुकाए। मैं ज़िंदगी में बहुत से मुश्किल मराहल से गुजरी हूँ जबरान। मैंने हमेशा से एक हैप्पी लाइफ की तमन्ना की थी, और अब जब वो मुझे मिलने जा रही है तो मैं इसे क्यों जाने नहीं दे सकती? जबरान की आंखें हैरत से फैली थी। वॉट? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? हाइका ने हैरानगी से सवाल किया। अपनी बीवी की दरिया दिली देख रहा हूँ। हैरान? जब मुझे तो लगा तुम इन बदला लेने वालों में से हो जो किसी को नहीं बख्शे। जबरान हंस दिया। अब इतनी भी बुरी नहीं हूँ, और किससे बदला लिया मैंने? बाकियों को मालूम नहीं, मगर कम से कम मुझे कभी नहीं बख्शा तुमने। जबरान की शिकवे पर वो दिल खोल कर हंसी थी। तुम्हारे मामले में चल सकता है, तुम तो मेरे अपने हो। हाइका की बात पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट जबरान के लबों पर मचल उठी। वैसे वाकई कभी दिल में बदला लेने का ख्याल नहीं आया? किसी से भी नहीं, जुल्करनैन से भी नहीं। जबरान ने ना जाने क्यों जानने पर मुनहसर था। शायद कभी आया हो, मगर अब नहीं। और जहाँ तक बात रही जुल्करनैन की, तो इससे बदला लेने का कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी इसकी औलाद ही काफ़ी है इसके लिए। आखिरी जुमला मुंह में बड़बड़ाई थी वो। मुझे किसी से कोई बदला नहीं चाहिए अब जबरान, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बस एक फैमिली चाहिए थी जो मुझे मिल चुकी है। इर्द गिर्द मौजूद लोगों को नज़रअंदाज किए मुझे बस अपनी ज़िंदगी में सीधा आगे बढ़ना है। इसने कंधे उचकाए। सीधा क्यों? कभी कभार दाएं बाएं जानिब भी देख लेना चाहिए, शायद कोई इतना मिल जाए, अपना मिल जाए। जबरान ने बाएं जानिब बैठी हाइका को मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। मगर मेरे बाएं जानिब तो कोई नहीं। हाइका ने अपनी बाएं जानिब देखा तो जबरान का मुंह बन गया। एक नंबर की मूड स्पॉइलर हो तुम। जबरान बुरा मुंह बनाए वहां से उठकर जाने लगा, मगर हाइका हंसती हुई इसका हाथ थामे इसे वापस इसकी जगह बिठा चुकी थी। एक नंबर के बच्चे हो तुम। इसका गाल खींचती वो इसके कंधे पर अपना सर टिका गई थी। इसकी ज़िंदगी अब परसुकून थी। जो चाहा, जिसकी ख्वाहिश की वो पा लिया। अब कुछ नहीं चाहिए था, जो था वो बहुत था। ख़त्म शुद। सो आपको ये नॉवल कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी न्यू नॉवल की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगी। सो अब मिलते हैं न्यू नॉवल के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।